जो हमने क्या कहा था कि टैक्स देने के लिए एक समझौता है। टैक्स देने का समझौता किसके किसके बीच में है? राज्य के बीच में, राज्य और किसान, इसके बीच में। और हमने आपको यह भी बताया था कि यह क्या था? परंपरागत भारतीय व्यवस्था। ठीक है, ये ध्यान है ना कि ये परंपरागत भारतीय व्यवस्था है, जहां सबसे ऊपर बैठा है राज्य यानी स्टेट, वो चाहे मुगल हो, चाहे वो प्राचीन काल में चले जाइए तो गुप्त साम्राज्य हो या मौर्य साम्राज्य हो, यानी राज्य को किसान जो है कर देगा, और इसके बदले क्या होने वाला है कि राज्य मान्यता देगा। हमें एक पैमाना जो बनाकर चलना है कि ये कौन है? ये वर्ग है हमारा भूस्वामी, यानी भूमि का मालिक, भूस्वामी या भूमि का मालिक। ये बात कल हम समझ गए थे ना? ठीक है बच्चे? हाँ पापा आज जल्दी शुरू हो गया, तुमको ऐसे ही कहूंगा पापा पापा, तुम्हारा नाम जो है ना निकल जाए किसी दिन, तुमको लगे कि बताओ यार सर हमारी पापा की उम्र के हैं। कि ये परंपरागत व्यवस्था हुआ करती थी भारतीय समाज में। अंग्रेजों ने आकर भारत में बदला क्या? यही तो बदल दिया। कैसे बदला? यहीं पर हम समझेंगे भू राजस्व व्यवस्थाएं। अब देखो, ये राज्य है, पहले यहां भारतीय राज्य हुआ करते थे, अब क्या हुआ? यहां आ गए अंग्रेज। तो एक व्यवस्था वो लेकर के आएंगे जिस व्यवस्था में वो ये इक्वेशन बदल देंगे। इक्वेशन बदल देंगे। इक्वेशन क्या बदलेगी? इसको थोड़ा सा समझ लो। राज्य समझौता कर रहा है, और राज्य समझौता किसके साथ कर रहा है? अंग्रेजी राज किसान के साथ समझौता नहीं कर रहा है। अंग्रेजी राज किसान की जगह पर समझौता कर रहा है इसके साथ में, जमींदार के साथ। जमींदार के साथ एकदम बदल गया। यही वो मूलभूत चीज है जो समझ में नहीं आती, और यहां से बड़ी आराम से प्रश्न बनने की प्रायिकता होती है, और इसको समझना भी जरूरी है। यहां पर क्या हुआ? राज्य और जमींदार, राज्य और जमींदार ने समझौता कर लिया, तो भूस्वामी कौन बन गया? जमींदार बन गया। यानी किसान अब अपनी जमीन का मालिक नहीं रह गया। ठीक है ना? नहीं रह गया। तो पहली चीज हमने क्या देखी? राज्य और जमींदार के बीच समझौता। ठीक है, ये देखा। दूसरी चीज क्या देखी? कि जमींदार भूस्वामी बन गए। तीसरी चीज क्या देखी? कि किसान अपने भूमि के, जमीन के अधिकार से वंचित हो गए। ठीक है ना? पल्लवी, कल का एग्जाम समझ में नहीं सुनने में अच्छा लग रहा है जरूर पापा कुमार, तुम का एक ही ड्रीम है, तो वो जो गाना है काम कर रहे हैं आपने यहां पर समझ ली। अब देखो ये क्या है? ये है स्थायी बंदोबस्त। इसको कहा जाता है स्थायी बंदोबस्त। जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है और स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। स्थायी का मतलब यह था कि हम स्थायी रूप से यह समझौता कर रहे हैं, हम बदलेंगे नहीं, इसलिए इसमें स्थायी शब्द बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको भी जान लो। चौथा पॉइंट, स्थायी बंदोबस्त हो गया, यानी कि ये अस्थायी नहीं है, ये रोज रोज बदलने वाला नहीं है। ठीक है ना? नहीं है। ये एक बार राज्य और जमींदार एक दूसरे से समझौता कर लेंगे तो क्या होगा? ये स्थायी रूप से समझौता चलता रहेगा। ठीक है, इसलिए इसको स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। अब देखो, जैसा मैंने आपको कहा है कि हम लोग केवल जो संकल्पनाओं पर ऐसे ही बात करेंगे। कल पूरी क्लास हम लोगों ने अपनी संकल्पना पे दी। ये वो बिल्कुल साधारण से तथ्य हैं, जिन तथ्यों जो तथ्य आपको पीडब्ल्यू स्टडी मटेरियल से लेकर हर जगह मिल जाते हैं। हमने भी क्या कहा? स्थायी बंदोबस्त। और स्थायी बंदोबस्त के लिए जो और नाम प्रचलित है वो स्थायी को इस्तमरारी, ठीक है, या जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है ना? जो पहली बात जो कल से हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या है कि समझौते की प्रकृति क्या है, किसके किसके बीच में समझौता है, हमने अभी देख लिया। हमने वो देखा कि राज्य और जमींदार के बीच में समझौता। ठीक है, पहली चीज समझ में आ गई ना कि राज्य और जमींदार के बीच का समझौता है। तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जमींदारी व्यवस्था के लिए, जमींदारी व्यवस्था के लिए कौन जरूरी है? इस व्यवस्था के लिए समझौता जब आप जमींदार से कर रहे हो तो जमींदार जरूरी है। ठीक है ना? जमींदार जरूरी है। अब आ जाओ तुम लोग भाई, क्लास पे आ जाओ। बहुत कंसेप्चुअल, बहुत ही समझने वाली चीज है ये। बिल्कुल क्या है कि यहां से सब समझ में आने वाला है। हमने क्या कहा? ये चीज तो देख ली, राज्य और जमींदार के बीच में समझौता है, जिस पर हम लोगों ने बात ही कर ली। पूरा कल की क्लास दे दी कंसेप्ट समझने में, और आज भी अभी बात हो गई। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, किन क्षेत्रों में लागू है, ये बहुत ध्यान रखना है आपको प्रीलिम एग्जामिनेशन के लिए। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक, ये जगहें आपको ध्यान रखनी है। क्या? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, बनारस और उत्तरी कर्नाटक। तीन तो पूरे पूरे स्टेट हो गए। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, क्या याद आया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा का मतलब बंगाल राज्य, यानी बंगाल पर कब्जा किया और वहां पर इन्होंने ये व्यवस्था स्थापित कर दी। ठीक है, कब स्थापित करी? कॉर्नवालिस के बारे में कल की क्लास में हमारी बातचीत हुई थी। ये 1793 में कॉर्नवालिस ने इस व्यवस्था को लागू कर दिया। ठीक, तो ये पहली व्यवस्था है जो बंगाल पर कब्जा करते ही लागू हो गई, क्योंकि बंगाल, बिहार और उड़ीसा आपको मालूम है बंगाल राज्य है। बनारस और उत्तरी कर्नाटक, ये याद रखना है कि दो जगहों पर, पूरे पूरे राज्यों में नहीं, छोटी छोटी जगहों पर। तो एक ये बात आ गई। किसने लागू की? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका नाम तुमको याद रखना है, और याद रखना इसलिए पड़ेगा क्योंकि बार बार ये नाम तुमसे टकराता रहेगा। अगर एक प्रश्न आ जाए कि भारत में
अंग्रेजी राज का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो तुम कहोगे कि यही है वो हमारी पिक्चर का अमरीश पुरी, जिसने कि हमको पूरी तरह से गुलाम बनाया, गुलाम बनाने की व्यवस्था और संरचना बनाई, ठीक है ना। तो यहां पर ये कॉर्नवालिस 1793 स्थायी बंदोबस्त, राज्य जमींदार के बीच समझौता, बंगाल, ये अभी बंगाल का गवर्नर जनरल है, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो कि 3 स्टेट आते थे बंगाल में, उनमें लागू, बनारस, उत्तरी कर्नाटक। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, साम्राज्य के केवल 19% क्षेत्र पर यह लागू है, यह ध्यान रखना है। अभी इस पर एक सवाल खड़ा होगा। क्या बात हुई, जमींदार से जब समझौता किया तो जमींदार को मान लिया स्वामी, ठीक है, जमींदार को इन्होंने भूमि का स्वामी मान लिया, लेकिन जमींदार वहां पर जाकर के खेती तो करेगा नहीं, जमींदार तो खेती करवाएगा। इस्तमरारी बेटा, इस्तमरारी, इस्तमरारी, ठीक है। खेती किससे करवाएगा, किसानों से। किसान अब जमीन का मालिक नहीं रह गया। तो ध्यान रखना है, ये यही बारीकियों पर स्टेटमेंट्स में एक बार पट्टा के संबंध में बात हुआ है, ठीक है, पट्टा प्रथा के संबंध में। जमींदार को पट्टा देने का अधिकार किसका है। पट्टा क्या होता है, कुत्ते के गले में पट्टा बांध दिया, है ना, तो वो वाला पट्टा ये नहीं है। ये जो पट्टा है इसका मतलब है, आप लोग जानते हैं, लीज पर देना, पट्टे पर देना, ये सब बहुत सामान्य से टर्म है। यानी जमीन जमींदार की, वो किसान को पट्टे पर दे रहा कि तुम खेती करो और हमको जो है उसमें से लगान चाहिए। और जैसे ही किसान उतनी खेती नहीं कर पाएगा, लगान नहीं दे पाएगा, जमींदार पट्टा निरस्त कर लेगा। इस्तमरारी का भी बेटा स्थायी बंदोबस्त मतलब है, स्थायी रूप से, ठीक है ना, पर्शियन टर्म है। तो क्या हुआ, जमींदार किसान को पट्टा दे रहा है, जमींदार किसान अगर लगान नहीं दे पाएगा, जमींदार पट्टा निरस्त कर देगा, यानी किसान को बेदखल कर देगा, ठीक है ना। यहां एक सवाल पट्टे के संबंध में सीधे तौर पर पूछ लिया गया। स्टेटमेंट था, कई सारे स्टेटमेंट थे अलग अलग समय के, लेकिन उसमें एक स्टेटमेंट था कि जमींदारी व्यवस्था में पट्टे देने में बहुत ज्यादा अनियमितता बरती गई। क्यों, जमींदार क्यों पट्टा दे। जमींदार एक तरीके से किसान को बंधुआ मजदूर या किराएदार की तरह उससे खेत मजदूर की तरह काम करवा लेता था, तो जमींदार पट्टा नहीं देना चाहता था। ये बातें समझ लो, मैंने क्या कहा, ये यूपीएससी का सवाल है। पट्टा देने का अधिकार ये नहीं है, ये वाला कि पट्टे देने में अनियमितता है। अभी ध्यान से नहीं सुनोगे बच्चे और ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। यूपीएससी सवाल जहां से पूछेगा वो हो सकता है कॉन्सेप्ट से पूछ ले। इसलिए मैं बार बार कहता हूं ना, रटना नहीं है, युद्ध रट लो, संधि रट लो, ये कर लो, वो कर लो, वो रटवाने वाली बातें मैं अलग अलग से बता दूंगा, ठीक है। श्रद्धा 1857 जब खत्म करेंगे उसके बाद एक पूरी क्लास पीवाईक्यू पे करेंगे, सारे लोग अपना रिवाइज करते रहो, ठीक है ना। बिल्कुल, यहां जो जमीन, उसके बाद में वो नीचे जमीन पर क्या कर रहा है, उससे राज्य को मतलब नहीं था। पट्टा देने में अनियमितता बरती गई, क्यों, क्योंकि जमींदार पर नियंत्रण नहीं है। यही प्रश्न है जो श्वेता ने अभी जिसको छोड़ दिया कि राज्य को कोई मतलब ही नहीं है, उसने पूरी की पूरी व्यवस्था को जमींदार के भरोसे छोड़ दिया। बस एक चीज कही कि तय सीमा का जो लगान है, जो कर है, जो भू राजस्व है, वो हमको तयशुदा डेट पे मिल जाना चाहिए। किसान का जमीन पर अधिकार खत्म हो गया। स्थानीय संसाधन, खेत, खेत के आसपास तालाब, चारागाह, ठीक है, ग्राम सभा की भूमि, जंगल उत्पादों पर अधिकार, ये सारी चीजें जो है क्या होता है बच्चे, सिमरन कोई तरीका नहीं है मेरे पास, मेरी बात समझो तुम। जितना मैं कॉन्सेप्ट में तुम्हारे साथ मेहनत करूंगा, मैं कभी कभी मुझे यहां पर तो बहुत, और मैं टेबल चेयर 20 मिनट, आई एम नॉट, हम फिर लोगों कमेंट बॉक्स में अभी, अरे मेरी नहीं कर सकता हूं मैं, सीधी सी बात है। जाओ और यूट्यूब पे है, नहीं है चल, पता है तो गुस्सा ना आए क्योंकि स्थायी बंदोबस्त है जो मैंने आपको बताया कि चूंकि इसके टर्म में है स्थायी, इसलिए स्थायी बंदोबस्त है, यानी ये बढ़ाया नहीं जाएगा। सरकार ने कहा कि ये हम परमानेंट सेटलमेंट कर रहे हैं। एक बार हमने बता दिया कि हम इतना लगान चाहते हैं, तो उतना लगान आप हमको वसूल करके देते जाइए, हम लगान बढ़ाएंगे नहीं। जमींदार को लगा कि तो बड़ा बढ़िया है, आज से कभी लगान भविष्य में बढ़ाया ही नहीं जाएगा। और 10/11 जो टोटल लगान है, यानी 10/11 भाग वो चला जाएगा राज्य को, अंग्रेजों को दे दिया जाएगा, और 1/11 भाग वो जमींदार को दे दिया जाएगा। इससे एक चीज तुम ध्यान रखो, क्या होगा, एक चीज, स्थायी बंदोबस्त है, और स्थायी बंदोबस्त में यह तय कर दिया गया है कि 10/11 राज्य को, 1/11 किसको, वो मिलेगा तुम्हारे जमींदार को। तो अगर ज्यादा लगान वसूल कर लिया, अगर ज्यादा लगान वसूला तो क्या होगा, तो जमींदार को लाभ। क्यों, क्योंकि जो लगान तय कर दिया गया है उतना ही तो देना है राज्य को, उसका 10/11 भाग। अगर ज्यादा वसूल लिया तो हमारा फायदा, 1/11 तो हम रखेंगे ही रखेंगे, ज्यादा वसूलेंगे तो हमारा और ज्यादा लाभ है। तो जमींदारों को इसमें खुश करने की कोशिश की गई और वही हुआ। क्या हुआ, अंग्रेजों के राजनीतिक सहयोगी बन गए जमींदार, ठीक है ना। अच्छा अनुज, इंपॉर्टेंट, बढ़िया सवाल कि किसान को क्या मिला। किसान को बच्चे क्या मिला कि उसने जो उपज की, ठीक है ना, लगभग 50% तक की लगान की दर है, 50% तक की लगान की दर इन्होंने बनाई है। तो किसान को अनाज मिला, आधा हिस्सा मिल गया अपनी उपज का,
ठीक है, और आधे के करीब इन्होंने लगान में दे दिया। लेकिन समस्या क्या आएगी उस पर हम लोग आगे बात करेंगे कि किसान क्यों परेशान होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन अब यहां पर दो चीजें आ गई। क्या? स्थायी बंदोबस्त है, जमींदार है, जमींदार पट्टा दे रहा है, ठीक है ना, जमींदार दे रहा है पट्टा। ये पट्टा किसको दे रहा है? वो किसान को, ठीक है, ये पट्टा किसान को दे रहा है। अगर किसान लगान नहीं दे पाया, अगर लगान नहीं दे सका तो पट्टा निरस्त हो जाएगा, किसान उसका पट्टा निरस्त कर देगा, ठीक है। लेकिन यही इक्वेशन क्या है? ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने भूस्वामी किसको माना? जमींदार को। और अगर जमींदार तय लगान नहीं जमा करा पाया, करा सका, तो उसकी जमींदारी नीलाम, तो उसकी जमींदारी नीलाम हो जाती। बात समझ गए? सही मायने में इन्होंने कहा कि किसान कौन है, जमींदार कौन है? जमीन का मालिक, वो पट्टा देगा किसान को। अगर किसान लगान नहीं दे पाएगा तो जमींदार उसका पट्टा निरस्त कर देगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जमींदार को भूमि का मालिक किसने माना? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और अगर जमींदार अपना लगान सही समय पर नहीं वापस कर पाया तो इसकी जमींदारी नीलाम कर देगा। यानी असली भूस्वामी अब कौन बन गया? असली भूस्वामी बन गया यहां पर किसान, असली भूस्वामी बन गया यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या है? असली भूस्वामी, ठीक है। ये पूरी चीज तुमने समझ ली, इसको खत्म करेंगे तब इसको लिखवाएंगे। तो अंग्रेजों के राजनीतिक सहयोगी तो बन ही गए थे, लेकिन जब चाहे तब ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी जमींदारी को नीलाम कर सकती थी, यानी राज्य वास्तविक भूस्वामी बन गया, ठीक है। तो इस पूरे कंसेप्ट का ये वाला डायग्राम आपने बना लिया है, ठीक है। इसको लिखो बेटा, ये वाला डायग्राम आप पहले एक बार बना लो, इसी को आगे हम लोग करवाते चलेंगे। अब आ जाओ दूसरी चीज पर। अंग्रेजों के अंदर ही कुछ अधिकारी थे जिन्होंने कहा कि यह सिस्टम ठीक नहीं है, इस सिस्टम में कुछ खामियां हैं। खामियां क्या है? उन्होंने कहा कि पहली प्रॉब्लम तो यह है कि जो हमारा लगान है ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलने वाला वो स्थायी है। क्यों स्थायी? क्योंकि उन्होंने कहा कि एक बार हमने तय कर दिया, हम इसको भविष्य में बढ़ाएंगे नहीं, आप केवल वसूल वसूल के देते चले जाओ। तो उन्होंने कहा एक तो इसमें क्या है, हमारा नुकसान है भाई, लगान तो बढ़ेगा, लगान जब बढ़ेगा तो बढ़ा लगान ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं मिलेगा, ये बड़ी मुश्किल है, ठीक है ना। बना लिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी में ऐड करते जाना। अब ये दूसरा वाला साथ में बनाते जाओ, इसके लिए अलग से ना टाइम दें हम लोग, ठीक। उन्होंने कहा कि नहीं, स्थायी बंदोबस्त में राज्य का नुकसान है। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जमींदार को मालिक हम नहीं मान सकते, जमींदार को मालिक बनाना गलत है। अब उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि हम मालिक बनाएंगे रैयत को, ठीक है। अभी हम देखते हैं ये क्या है। रैयत दरअसल एक तरह से किसान है, ठीक है। अभी रैयत की परिभाषा देखेंगे। किसान है, वो किसान कौन है? जिसके पास जमीन का स्वामित्व नहीं, यानी जमीन का वो मालिक नहीं है अभी भी। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि दूसरी व्यवस्था जो आती है उसमें किसान या रैयत को भूस्वामी माना गया। कहा गया भाई जमींदार को भूस्वामी मानना गलत था, हम नई व्यवस्था में रैयत को जो है भूस्वामी मानेंगे। और रैयत को भूस्वामी मानने का अर्थ था एक ऐसी व्यवस्था जिसको रैयतवारी व्यवस्था कहा गया। ये रैयतवारी व्यवस्था है। तो समझौता किसके किसके बीच हुआ? राज्य और रैयत के बीच। वजह क्या थी कि जिन इलाकों में रैयतवारी लागू होने वाला था वहां बहुत स्पष्ट तौर पर जमींदार मौजूद नहीं थे, इसलिए अब मजबूरी थी कि रैयत से समझौता करो, ठीक है ना, किसान से सीधा समझौता करो। तो ये पूरी व्यवस्था में क्या हुआ? रैयतवारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी सिद्धांततः रैयत या किसान को मान लिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह व्यवस्था बहुत कोई अच्छी व्यवस्था थी, ठीक है ना, कोई बहुत अच्छी व्यवस्था हुआ करती थी। यह व्यवस्था क्या थी? इसमें आपको छोटी छोटी दो तीन चीजें याद रखनी है। एक नाम याद रखना है, एक अर्थशास्त्री है डेविड रिकार्डो। कभी भी छोटा सवाल पूछा जा सकता है कि रैयतवारी अर्थव्यवस्था किस अर्थशास्त्री से प्रभावित थी। ये जो व्यवस्थाएं हैं इन पर सवाल बहुत आराम से आ ही सकता है, ठीक है ना, आ ही सकता है। अभी पल्लवी, ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है बेटा, इसमें राजा बीच में आ ही नहीं रहा है, राजा से तो अभी मतलब नहीं है इनको। ये सीधे अभी जो है ना प्रेसिडेंसीज का रूल है, बंगाल, मद्रास, बंबई, ठीक है, राज्य एकदम खत्म कर दिए इन्होंने। टैक्स वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया, तो राजा का रोल नहीं है। जमींदार यहां पर बहुत कम जगहों पर मौजूद है, इसलिए इनको मजबूरी में किसान से समझौता करना पड़ता है। वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड हेस्टिंग्स दो अलग अलग जो है गवर्नर जनरल है, अलग अलग कालखंड में है तमन्ना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। रैयतवाड़ी बेटा, ठीक है, रैयत, रैयत पट्टा, बिल्कुल श्वेता, पट्टा कानूनी दस्तावेज, तो कानूनी दस्तावेज है, कानूनी लिखा पढ़ी से पट्टा दिया जाता था। लेकिन एक समय में फॉर्मल इनफॉर्मल पट्टा देने की एक देशी व्यवस्था भी हुआ करती थी। तो जब तक न्यायिक व्यवस्था नहीं बना दी तब तक जो है देशी व्यवस्था से भी किसान पट्टा दिया करते थे, ठीक है ना। अब देखो यहां पर बढ़िया बेटा, पंडित पांडे, हाँ ठीक है, ठीक, चलो। तो अभी क्या है, एक क्या हो गई चीज, डेविड रिकार्डो, ये नाम आपको याद रखना है। दूसरी चीज क्या है कि ये
एक प्रयोग हुआ। जैसे कोई भी बड़ी बड़ी व्यवस्था लाई जा रही है तो उसके लिए प्रयोग हो जाता है। वो प्रयोग क्या हुआ, कब हुआ? 1792 में तमिलनाडु में होसुर एक जिला है, आसपास होसुर को केंद्र बना के 5 जिले हुआ करते थे। तो वहां पे एक होते थे कर्नल रीड। कर्नल रीड ने इसका प्रयोग किया। ये ध्यान रखना, रीड एंड मुनरो, ये आपको अक्सर किताबों में लिखा मिल जाता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रीड एंड मुनरो। तो रीड ने उसको 1792 में कहां से शुरू किया? होसुर और आसपास 5 जिले, जिनको कहा जाता था 12 महल। सीधा सवाल बेटा, रेवेन्यू सिस्टम से सवाल खूब आ सकता है। ऐसे पूछ लेंगे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रयोग कर्नल रीड ने निम्न में से किस इलाके में किया था? ठीक है, तो उसमें अगर 12 महल लिखा है तो उसका मतलब यह नहीं है कि कहीं एक ऐसी जगह जहां 12 महल हुआ करते थे, 12 महल हुआ करते थे, बल्कि ये 5 जिले हैं। तो ये पहले उन्होंने ये प्रयोग किया, फिर मुनरो ने अपना लिया। और मुनरो कौन है? ये है मद्रास का गवर्नर, ध्यान रखना, टॉमस मुनरो मद्रास का गवर्नर और बंबई का गवर्नर है एल्फिंस्टन। इन दोनों ने इसको अपना लिया। तो एक तरीके से रैयतवाड़ी व्यवस्था 1920 के आसपास माना जाता है कि लागू हुई। उस समय गवर्नर जनरल कौन है? उस समय तक आ गया है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है ना। ये अभी भी भारत का गवर्नर जनरल नहीं बना। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनेगा? बेंटिक बनेगा, ठीक है। तो ये अभी भी लॉर्ड हेस्टिंग्स यहां पर आ गया और यहां हमारा ये सिस्टम लागू हो गया। कहां लागू हुआ? जाहिर सी बात है, मद्रास के गवर्नर ने लागू किया तो मद्रास में किया, बंबई के गवर्नर ने लागू किया, बंबई में किया। फिर क्या है? आसाम में लागू हुआ, पूर्वी बंगाल में भी लागू हुआ, और कर्नाटक के कुर्ग। अगर कोई गया हो कुर्ग कर्नाटक में, ऐसी जगह है कि एकदम आराम से आपको लगेगा सच शाइनी डे, धूप वूप निकली हुई है, ठीक है ना, बहुत ही आराम से सब कुछ चल रहा है। 1793 निकिता हम लोगों ने लिखा हुआ है जब हम यहां पर पढ़ रहे हैं, देखो 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है ना। ज्ञानेश ने कोई कमेंट किया, मैं उसको भूल गया हूं, मतलब देख नहीं पाया हूं क्या है, अभी बात कर लेंगे उस पर, ठीक है। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था। कुर्ग में अचानक से आपको लगेगा कि सब कुछ तो बढ़िया मौसम था, मोटी मोटी बूंदों वाली बारिश शुरू हो जाएगी, है ना। तो पूरा रेनी रीजन है वहां पर, तो वहां पर भी कर्नाटक में भी इस व्यवस्था को लागू किया गया। आपके लिए कंफ्यूजिंग क्या है? अगर एक सवाल आए और कहा जाए कि निम्न में से किन किन इलाकों में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी, तो आप जैसे पूर्वी बंगाल देखोगे तो आप कहोगे नहीं, बंगाल में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी, बंगाल में इस्तमरारी स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था लागू थी, इसलिए यह गलत है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पूर्वी बंगाल के छोटे से इलाके में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था, ठीक है। एक महत्वपूर्ण तथ्य, स्थायी बंदोबस्त केवल 91% इलाके पर है, जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त केवल 19% इलाके पर है, और रैयतवाड़ी 51% पर। ध्यान रखना, 51% रैयतवाड़ी, यानी सबसे ज्यादा बड़े इलाके पर अगर प्रश्न आ जाए कि कौन सी भू राजस्व व्यवस्था लागू थी तो लिख दोगे रैयतवाड़ी, ठीक है, 51%। 19% पर कौन सी व्यवस्था लागू थी? अभी हमने देखा था जमींदारी व्यवस्था। 51 + 19 कितना हो गया? 70। तो तीसरी व्यवस्था जाहिर सी बात है दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। एक सवाल दिमाग में रखो कि निम्न में से ये तीनों जो है, मतलब हमारी जमींदारी, रैयतवाड़ी और तीसरी भी पढ़ेंगे महलवाड़ी, तीनों में से सबसे ज्यादा इलाके पर कौन सी भू राजस्व व्यवस्था लागू थी? सबसे बड़े से छोटे के क्रम में लगाइए, ठीक है ना। यहां पर बिल्कुल बेटा, टीपू सुल्तान के साथ युद्ध के बाद जो आधा हिस्सा छीन लिया गया था टीपू सुल्तान से, उस हिस्से पर इसको लागू किया, ठीक है। चलो, हमने देखा राज्य और रैयत यानी किसान के बीच में यह समझौता हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर मालिक किसको कहा जाता है? भाई तुम हो, तुम में से बहुत सारे बच्चे हमारे जो है उनके घरों में जमीनें होंगी, तुम जमीनों में, बेटा 1935 के एक्ट में सिंध एक अलग जो राज्य बना, इसमें अलग से ये तथ्य की तरीके से इसको याद रखो, इसको अलग से समझने की कोई जरूरत नहीं है। केवल इसलिए बना, बहुत डाइवर्जन आ जाता है ज्ञानेश, केवल इसलिए बना क्योंकि ये जिन्ना की एक मांग थी कि सिंध एक मुस्लिम बहुल इलाका है, उसे एक अलग राज्य बना दिया जाए ताकि एक और मुस्लिम बहुल राज्य बन जाए। इतनी ही बात समझने वाली, ठीक है ना। तुम्हारी एक जमीन है, मान लो 10 बीघे की जमीन है, और ये कहा जाए कि 10 बीघे की जमीन पर आप मालिक है, पल्लवी मालिक है, हिमांशी मालिक है, शिवांगी मालिक है, सोनाली मालिक है, आप मालिक है। मालिक का मतलब क्या होता है? मालिक का मतलब है मालिक। अगर कोई आए और कहे कि आपकी जमीन हम छीन रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? कैसे छीन रहे हो? कागज का है, छीन नहीं सकते, मालिक हम है। कोई कहे हम आपकी जमीन खरीदना चाहते हैं, हम कहते नहीं बेचना चाहते, क्योंकि मालिक हम है। मालिक का अर्थ तो यही होता है। लेकिन यहां पर रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान को मालिक तो बना दिया केवल समझौता करने के लिए। जैसे ही किसान भू राजस्व नहीं चुका सका, यहां भी वही हुआ जो हमारे स्थायी बंदोबस्त में होता था। किसान लगान नहीं चुका सका, जमींदार पट्टा निरस्त कर देगा। जमींदार अगर जो है लगान नहीं चुका सका तो जमींदारी राज्य खत्म कर देगा। यहां पर क्या है? जमींदार नहीं है, यहां पर सीधे तौर पर किसान जो है उसका पट्टा निरस्त कर दिया गया। यहां पट्टा किसान को कौन दे रहा है? राज्य दे रहा है, ठीक है। यह व्यवस्था स्थायी नहीं है, स्थायी बंदोबस्त अलग था, यह क्या हो गया? रैयतवाड़ी। यानी इसमें वो आलोचना की गई तो क्या हुआ? 20 से 30 साल में फिर से हम लगान का पुनर्निर्धारण करेंगे, जमीन की पूरी हम पैमाइश करेंगे, है ना, उसको नापेंगे, उसकी उपज देखेंगे, ठीक है, पैदावार देखेंगे, उर्वरता देखेंगे, और फिर हम निर्धारित करेंगे लगान। यानी स्थायी बंदोबस्त स्थायी है, लेकिन रैयतवाड़ी बंदोबस्त 20 से 30 साल में पुनर्निर्धारण उसका होता है। यहां कहा गया कि नगद वसूली करेंगे लगान की। तुम में से बहुत से लोग गांवों के रहे होंगे, है ना,
नहीं रहे हो तो तुमको मैं बताऊं, गांव में कैश की बड़ी समस्या रहा करती थी। अभी तो बहुत बदल गया समाज, लेकिन मैं जब छोटा था, हम लोग गांव में रहते नहीं थे, लेकिन गांव में कुछ जमीन थी, तो हमारी मम्मी हमको लेके जाती थी, तो वहां हम लोग देखते क्या थे कि कैश की बड़ी प्रॉब्लम है। 1-1 रुपया 2-2 रुपया उस जमाने में लोग जो है रखे रहते थे और ज्यादा कैश उनके पास नहीं होता था। वजह क्या थी? एकता कह रही है मैं गांव से हूं, तमन्ना विलेज से हूं, बहुत सारे बच्चे हैं वो अभी भी जानते होंगे। तो कैश की प्रॉब्लम वहां होती थी। कैश कैसे आएगा? बहुत सारे बच्चे हैं, मुस्कान, रंजना, प्रियंका, कैश कैसे आएगा? हम तो खेती करते हैं, खेती में फसल होती है, कुछ भी उत्पाद होता है, उत्पाद हम अपने लिए रख लेते हैं, अपने खाने पीने के लिए रख लेते हैं, फिर उसको हम जाके मंडी में बेचेंगे। तो अनाज बेचेंगे, ठीक है, अब तो नया सिस्टम ये आ गया, अनाज का, खाद्यान्न का मंडी है, ठीक है, सरकारी मंडियां। उसके पहले भी आप जाते थे, खाद्यान्न बेच लेते थे। आपको अगर नगद चाहिए, ठीक है, नगद चाहिए, तो नगद जो है उसके लिए आपको नगदी फसलें उगानी पड़ेंगी, यानी जिनकी डिमांड हो, जिनकी मांग हो। जैसे कपास, बाजार में उसकी मांग है तो आप कपास उगाइए और कपास उगा के बाजार में बेचेंगे, आपको कैश मिल जाएगा, ठीक है ना, कैश मिल जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है कि वसूली अब ये नगद में अगर कर रहे हैं तो यानी नगदी फसलें उगानी पड़ेंगी, यानी वो फसलें जिनकी बाजार में मांग है। तो किसान को अपने क्रॉप पैटर्न बदलने पड़ रहे हैं, यानी फसल उगाने का तरीका बदलना पड़ रहा है। पहले वो ज्यादा से ज्यादा खाद्यान्न उगाता था, अब खाद्यान्न की बजाय नगदी फसलें भी जो है वो उगानी पड़ती हैं, ठीक है। चलो, रैयतवाड़ी व्यवस्था का भी उद्देश्य वही है बच्चे। पहला इनका आलोचना यही था कि स्थायी बंदोबस्त में बंदोबस्त स्थायी हो गया, यानी लगान अब भविष्य में कभी बढ़ेगा ही नहीं, ये नुकसान है हमारा। इसलिए 20-30 साल में लगान जब बढ़े तो हमारे पास आने वाला लगान भी आ जाए, ठीक है ना। वस्तु विनिमय की बात तो हम लोग देख ही रहे, ठीक है। अब देखो यहां पर एक तीसरी व्यवस्था लागू हो जाएगी, और वो जो तीसरी व्यवस्था है वो आपको मैं दिखा दूं पहले। यहां पर तीसरी व्यवस्था क्या है? तीसरी और अंतिम व्यवस्था, ठीक है। यह व्यवस्था है महालवाड़ी व्यवस्था। तो कहते थे महालवाड़ी या महालवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। यहां पर राज्य क्या कर रहा है? उसने दो प्रयोग कर लिए, जमींदार से समझौता कर लिया स्थायी बंदोबस्त में या जमींदारी व्यवस्था में, रैयत से समझौता कर लिया रैयतवाड़ी व्यवस्था में। अब वो तीसरा प्रयोग करने जा रहा है, और तीसरा प्रयोग है, अब वो समझौता कर रहा है महाल के साथ। महाल के साथ वो समझौता कर रहा है, ठीक है। और महाल, अभी मैं बताता हूं आपको क्या होता है महालवाड़ी व्यवस्था या महालवाड़ी बंदोबस्त। सीधी सी चीज समझनी है, समझौता अब हो रहा है महाल के साथ। महाल क्या होता था? वो एक जो है या तो कोई बड़ा गांव या गांवों का समूह, ठीक है, समूह। महालवाड़ी व्यवस्था, महाल गांव या गांवों का समूह, यानी जमींदार से समझौता करके देख लिया, कुछ इलाकों में रैयत से समझौता करके देख लिया, तो कुछ इलाकों में अब गांवों से समझौता कर लिया, ठीक है ना। यहां पर एक चीज देखना आप, एक बात इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग, जो मेरा इलाका पड़ता था, जहां हम लोग पैदा हुए पले बढ़े, उन जगहों पर महालवाड़ी व्यवस्था लागू थी। हम लोगों को बचपन में तो पता नहीं था, घर में कोई फंक्शन है तो आज तो ये व्हाट्सएप मैसेजेस तुम लोग सर्कुलेट कर देते हो, यू आर कॉर्डली इनवाइटेड, और सबको व्हाट्सएप पर भेज दिया। अब तो कार्ड भेजने का चलन भी नहीं रहा, व्हाट्सएप पर मैसेजेस सर्कुलेट हो गया, ठीक है ना, और लोग आ गए। लेकिन पहले क्या होता था? पहले हम या तो नाउन होती थी गांवों में, घरों में, उनको कहा जाता था सबको कही आओ, तो वो जाती थी दरवाजा खटखटाती थी, ए भाई आज 4 बजे फलाने के यहाँ बुलावा है। बुलावा का मतलब है बुलावा आया है, ठीक है ना, हमारे यहाँ ऐसे कहते थे, आपके अलग अलग तरीकों से कहते होंगे। तो बुलावा है, कुछ जगहों पे हम लोग दौड़ा दिए जाते थे, तो कहा गया कि जाओ वो फलाने महल वाली जो एक चाची है उनको कह के आओ। तो हम लोगों को लगता चाची कहा जाता है, चाची का महल में कह के आओ, और चाची के घर जाते हैं तो हमको महल जैसा लगता नहीं था, हमको लगता था हाँ ठीक है बहुत बड़ा घर है लेकिन महल तो नहीं है, तो ये महल वाली चाची क्यों कही जाती है? बेटा मैं लखीमपुर खीरी से हूं, इसके बारे में बताते हैं। तो महल वाली चाची दिमाग में हमेशा बसा रहा। जब बड़े हुए 3 किलोमीटर चलकर पैदल जाना पड़ता था। नहीं बेटा, अभी तो मैं दिल्ली में हूं, लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूं, ठीक है ना। तो वहां महल वाली चाची, जब हम लोग बड़े हुए तो हम लोगों को पता चला कि ये महल नहीं है, महाल है। तो समझ में नहीं कि महाल वाली चाची का क्या मतलब हुआ। अच्छा, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन ये बना रहा। जब यूपीएससी की तैयारी शुरू की बीए करने के साथ, और जब सिस्टम्स पढ़ने शुरू किए एग्रेरियन, तो हम लोग समझ में आया कि ये महल नहीं महाड़ हुआ करता था। सत्यनारायण की कथा होती थी तब भी बुलौवा देना होता था, और उसको बुलौवा ही कहते थे। पता नहीं तुम लोग देखते हो नहीं देखते हो, एक मेक जोक ऑफ आता है ना, वो एक लड़का है कानपुर का, तो उसकी जो भाषा है वही हमारी भाषा है, मतलब वो अवध में लखीमपुर, लखनऊ, कानपुर, ये कनपुरिया जोक्स जो है वो वही वाली भाषा है। तो उसमें भी वो उसका एक बुलौवा पर एक बहुत बढ़िया जो है वो छोटा सा वीडियो है, जिसमें वो तुम लोगों ने जन्मदिन में देख रहे होंगे ना, ढोलक वोलक बज रही है, बुलौवा चल रहा है। खैर, तो महाल से मुझे याद आया कि ये महाल क्या है। तो महाल बाद में पता चला कि ये तो गांव या गांवों के समूह है। अब इस बार राज्य ने कहा कि हम अब महाल के साथ समझौता करेंगे। अब महाल कौन है? गांव जो है, गांव कोई फिजिकल एंटिटी तो है नहीं कि भैया जाओ वो फलाना भिजौआ गांव वहां बैठा उससे बात कर लो, समझौता कर लो। गांव तो नहीं बैठा होगा, गांव के अंदर कोई ना कोई मुखिया होगा। तो एक तरीके से
गांव या गांवों के समूह की ओर से कोई एक व्यक्ति जो होता था वो समझौता करता था। तो दरअसल इस बार गांव के साथ गए, महाल से समझौता किया, और चूंकि गांव नाम का कोई व्यक्ति नहीं होता इसलिए गांव के या गांवों के समूह के यानी महाल, जो कई सारे गांवों के मिलकर एक महाल बनता है, उस महाल के मुखिया के साथ यहां पर समझौता कर दिया। बुलौआ का मतलब बुलाना होता है। महालवाड़ी व्यवस्था में राजस्व वसूली इकट्ठा करने के लिए जमींदार से लेकर गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। प्रभात, बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन। क्या हुआ यहां पर? मुखिया एक तरीके से माना जाता है कि जो महालवाड़ी व्यवस्था है वो जमींदारी व्यवस्था का संशोधित रूप है। थोड़ा सा फर्क कर दिया। पहले यहां पर क्या था? जमींदार को हटाया, मुखिया को ले आए, व्यक्ति ले आए जो किसी खास क्षेत्र पर प्रभाव रखता है। ठीक है ना? हिमांशी, तुमने पूछा तो मैं बताऊंगा। अभी जरा महालवाड़ी खत्म करूं, फिर इस पर बताता हूं कि सिलेक्शन वाली जो बात है उस पर। ठीक है, ये तीन चीजें आप समझ गए। महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था की कुछ एक तथ्य जो है आप देख लीजिए, फिर मैं तुम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें करके आगे बताऊंगा। नाम क्या याद रखना है? हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, रीड एंड मुनरो हो गए तुम्हारे, किसके लिए? रैयतवाड़ी के लिए। कॉर्नवालिस हो गया किसके लिए? तुम्हारे इस्तमरारी या जमींदारी के लिए। महालवाड़ी के लिए हॉल्ट मैकेंजी 1822, यानी ये सबसे आखिर में लागू हुई। 1793 में जमींदारी, 1820 में रैयतवाड़ी और 1822 में महालवाड़ी। क्रोनोलॉजी समझना है। क्रोनोलॉजी जब समझ लोगे तो कोई भी सवाल कठिन बना दिया जाएगा कि पहले से लागू होने वाली और बाद में लागू होने वाली को क्रम से लगाना। लगा दोगे तुम, 2 मिनट का काम है। ठीक है, अब देखो ये व्यवस्था आ गई, इसको बेंटिक ने बहुत आगे बढ़ाया, बहुत बेंटिक ने इसको विस्तार दिया। और बेंटिक के समय एक व्यक्ति हुआ करते थे, रॉबर्ट मार्टिन बर्ड। ठीक है ना? उन्होंने इसको खूब आगे विस्तारित किया। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर 3 गवर्नर जनरल मैंने बता दिए। जमींदारी व्यवस्था कॉर्नवालिस, रैयतवाड़ी व्यवस्था कौन है? उससे जुड़ा हुआ एक बड़ा नाम लॉर्ड हेस्टिंग्स। और अगर हालांकि उसके समय में लागू नहीं हुई, लेकिन अगर उससे संबंधित पूछ लिया जाए तो महालवाड़ी व्यवस्था बेंटिक। यही सवाल है बेटा। मैं कभी कभी थोड़ा जो है ना वो हो जाता हूं। 1920 कहां लिखा था अमृत? कहां 1920 लिखा है? रैयतवाड़ी में 1820 लिखा होगा, 1920 नहीं लिखा होगा। अच्छा चलो 1920, ये तो तुम लोग जानते ही हो यार। महालवाड़ी व्यवस्था। कभी कभी ये सोचता हूं कि सारे सवाल चमका के तुम्हारे सामने निकाल के रख रहा हूं कि कैसे कैसे सवाल फ्रेम हो सकते हैं, कैसे आ सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक जगह पे इकट्ठा करके दे रहा हूं, सारे कॉन्सेप्ट को सरल करके जो है समझा रहा हूं। हमारे यहाँ कहावत होती है कि बकरा जान से गया और खाने वालों को मजा नहीं आया। कई बार तुम लोग देखते हो ना, मटन खा रहे हैं बैठे, अरे आज बढ़िया नहीं बना। अरे बढ़िया बना हो ना बना हो, बकरे की जान चली गई, दैट इज ऑल। ठीक है, यहाँ बकरा जो है बेचारा वो जान से जा रहा है, लेकिन खाने वाले हमारे मजा नहीं आया। ठीक है, मुर्गा जान से जाएगा, मजा नहीं आएगा। ठीक है, चल एक बात याद। अभी जो बात लिखी किसी ने, हमारे स्टूडेंट ने, कि चूंकि जमींदार को हटा के वही भूमिका मुखिया को दे दी गई, इसलिए क्या हो गया? जमींदारी व्यवस्था का संशोधित रूप इसको कहा जाता है। स्टेटमेंट के तौर पे पूछ सकते हैं कि महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में क्या सत्य है। कहां लागू हुआ? पंजाब और गंगा यमुना के दोआब के इलाके में, बंगाल प्रेसिडेंसी में। यानी अगर कोई स्टेटमेंट आ जाए कि बंगाल प्रेसिडेंसी में 3 की तीनों भू राजस्व व्यवस्थाएं किसी न किसी रूप में लागू थी, तो आप कहेंगे हाँ। ठीक है, पूर्वी बंगाल में रैयतवाड़ी भी पहुंच गया और गंगा यमुना के दोआब में महालवाड़ी भी पहुंच गया। ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है। और पश्चिमोत्तर प्रांत और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं। 30% हिस्सा। एक सीधा आपको ध्यान रखना है कि यहां पर हम लोग गणित कर लेते हैं। ठीक है ना? ये हो गया 19% रैयतवाड़ी, ये हो गया हमारा 51%, और महालवाड़ी ये हो गया कुल राजस्व भूमि के 30% पर। ये पूरा विभाजन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। हम लोग समझ ही चुके हैं राज्य और महाल के बीच समझौता। महाल क्या है? गांव में कई सारे गांवों का समूह जहां पर सामूहिक भू स्वामित्व अधिकार, यानी कि जो भू स्वामित्व है थोड़ा सा अस्पष्ट यहां पर है कि यहां व्यक्ति समूह बनाकर के सामूहिक भू स्वामित्व महाल के अंतर्गत दे दिया करते थे। इसलिए यह व्यवस्था पंजाब से ही जब मैकेंजी ने देखा तो वो उसको विचार आया कि यह भी एक भू राजस्व व्यवस्था बनाई जा सकती है। और कभी कभी एक महाल बहुत बड़ा भी होता था जिसमें कई कई गांव शामिल हो जाते थे। ठीक है ना? अब देखो जरा, ये तो 3 सीधी सपाट चीजें हो गई। थोड़ा सा तुम टर्म्स देख लो जहां से सवाल आए भी हैं और आने की संभावना भी है। ये सूर्यास्त कानून, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। सूर्यास्त कानून बदनाम हुआ कहां से? जमींदारी व्यवस्था से। जमींदारी व्यवस्था में जैसे एक लास्ट डेट होती है, तुम लोग एडमिशन का फॉर्म भरते हो, कंपटीशन का फॉर्म भरते हो। ठीक है ना बेटा? जब स्थायी बंदोबस्त दरअसल है क्या? अच्छा सवाल है ये पापा कुमार। ठीक है ना? कि जब पूरे देश में राज्य हो रहा है, 1793 में जब ये स्थायी बंदोबस्त लाया गया तो बंगाल और बंगाल के आसपास की जो ये इलाके, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वहीं पर राज्य है, वहां पर जमींदार वर्ग की उपस्थिति पहले से ही काफी ज्यादा है। तो जमींदारों के साथ वो समझौता कर लिया गया। लेकिन थोड़े ही समय में जैसे पूरा मैसूर आ गया, ठीक है, ठीक उसी समय में फिर मराठों की कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर काफी सारा इलाका आ गया, क्योंकि वही समय ना 1802 फिर 17 मराठाई खत्म हो गई। यानी कि पूरा जो बंबई की विस्तारित प्रेसिडेंसी, मद्रास की विस्तारित प्रेसिडेंसी, स्थायी बंदोबस्त के बाद नए इलाकों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया है। उन इलाकों में जमींदार जैसा क्लास
स्पष्ट रूप से मौजूद नहीं है। इसलिए क्या किया, रैयतवाड़ी लेकर के आ गए। रैयतवाड़ी की पूरी व्यवस्था यहां पर बन गई। लेकिन जब ये आगे मूव किए और बढ़े पंजाब की तरफ, क्योंकि सतलज के उस ओर महाराजा रणजीत सिंह और जो है सिख साम्राज्य है, लेकिन सतलज के इस ओर काफी इलाके आ गए हैं अंग्रेजों के अधीन, यानी नया इलाका भी उनके पास आ गया। तो जब नए इलाके में पहुंचे, वहां उनको क्या दिख रहा है कि ना तो यहां पर जमींदार उतने मजबूत है कि हर जगह आपको जमींदार मिल जाए, और ना ही आप यहां पर रैयत के साथ जाना चाहोगे। क्यों? क्योंकि भू स्वामित्व यहां पर सामूहिक है। महाल वहां पर एक ऐसी संरचना है जो साफ साफ दिख रही है, इसलिए महाल के साथ यहां समझौता कर लेते हैं। तो दरअसल भू राजस्व व्यवस्थाएं अलग अलग क्षेत्रों में उपस्थित अलग अलग जो है शक्तिशाली वर्गों पर आधारित थी। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था ये। ठीक है बेटा, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी में तो एकदम स्पष्ट है पल्लवी कि यहां पर क्या हो रहा है, रैयतवाड़ी में रैयत के साथ समझौता हो रहा है, और महालवाड़ी में महाल यानी गांव या गांवों के समूह के साथ, जो मुखिया है, जो सबको एक तरीके से सामूहिक भूस्वामित्व देता है, उसके साथ हो रहा है। अच्छा सवाल, बहुत बढ़िया। ऐसे सवाल जब आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है ना, कि ऐसा लगता है सब ध्यान से पढ़ रहे हैं और वहां पे पूरा सवाल करें। अब यहां पर एक चीज तुमको और दिखा दो, कितनी बढ़िया चीज होती है, बात से बात निकलती है। यहां पर है महाल। अब महाल जो है ये भी क्या करेगा, पट्टा देगा, और पट्टा किसको देगा, किसान को पट्टा देगा। यहां भी वही पट्टेदारी है, पट्टे का सिस्टम है। महाल पट्टा दे रहा है किसान को, समझौता महाल के साथ है, महाल पट्टा दे रहा है, जैसे जमींदार पट्टा देते थे किसान को, यहां भी वही हो रहा है कि किसान अगर लगान नहीं देगा तो महाल का जो मुखिया है वो पट्टा बदल देगा, ठीक है ना, किसी और को वो पट्टा दे देगा। तो इसमें कुछ टर्म्स पर थोड़ा सा आप नजर रख ले। तो एक तो हुआ सूर्यास्त कानून। क्या होता है, एक लास्ट डेट होती है, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, लास्ट डेट ऑफ फीस सबमिशन। तो उसमें क्या होगा कि इस तारीख तक आप अगर फीस नहीं जमा कर रहे तो आपका एडमिशन नहीं होगा या आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि भैया इस तारीख तक सूरज डूबने के पहले आपका लगान आ जाना चाहिए, लगान आ जाना चाहिए। लगान अगर नहीं आ रहा तो फिर हम आपकी जमींदारी को नीलाम कर देंगे। और वो क्या होता था, बड़ा खौफनाक सिस्टम होता था। जमींदार, और यहां पर एक छोटी सी बात समझ लो, जो लोकल जमींदार होते थे, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, उसी गांव में घर है, उसी गांव में घर है, उसी गांव में रहते हैं, निश्चित है कि बहुत संपन्न है, जमीनें हैं, अधिकार है, ठीक है, लठायत है, पॉलिटिकल पावर भी है, सब कुछ है, लेकिन उनके रिश्ते भी हैं, चाचा ताऊ नाना, ग्रामीण समाज, छोटे शहरों का समाज। हमारे यहाँ क्या होता था, हम लोगों का बचपन ना घुट घुट के बीत गया, घुट घुट के बीत गया मतलब ये, साइकिल मिली, साइकिल मिले, गली से मौसी नमस्ते, हाँ नमस्ते बेटा, नमस्ते ताऊ जी, नमस्ते फूफा, नमस्ते चाचा, नमस्ते करते करते बस स्टेशन तक जाते जाते पूरा खानदान मिल गया। हर कोई हमारे यहाँ उसको किसी न किसी जो है संबंध से ही पुकारते थे, नाम लेने का चलन नहीं था। हमारे यहाँ घर में जो डोमेस्टिक हेल्प के लिए आती थी, बुजुर्ग थी, हम लोग उनको बुआ कहते थे, उनके बेटे को चाचा चाची इस तरीके से कहते थे। तो अब वो जमाना मुझे कुछ चीजें उस समय की बहुत अच्छी लगती हैं, समाज के भीतर ये सब चीजें थी। तो ये क्या था, एक ऐसा समाज, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जमींदार के रिश्ते हैं, तो जमींदार लाठी वाठी चला देगा, थोड़ी बहुत गुंडाई जमींदार करेंगे ही करेंगे, लेकिन जमींदार इसके बावजूद, पता चला कि किसी के घर में शादी है तो शादी के लिए 4 बोरी राशन भिजवा दिया, कोई मामला फंस रहा है बढ़िया सा, उसको मामला उसका सुलटवा दिया, किसी के घर मुंडन है, किसी के घर कोई खत्म हो गया, किसी के घर श्राद्ध है, तो जमींदार वहां पर उपस्थित है। लोग अगर कुछ परेशान है तो चले गए, तो यानी गांव में वो रहता है, जमींदार गांव से उसका नाता है। यहां पर जो है इन जमींदारों को उखाड़ उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्थानीय लोगों पर एक सीमा से आगे अत्याचार नहीं कर सकते, एक सीमा से ज्यादा अत्याचार नहीं कर सकते। करते हैं अत्याचार, अत्याचार की कहानियां बड़ी बड़ी हैं, लेकिन फिर भी एक सीमा से अधिक अत्याचार ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या होगा, इनकी जमींदारी नीलाम। अब ये अब जमींदार नहीं रहे, जमींदार अब क्या होगा, उनकी जमींदारी की नीलामी होगी। नीलामी क्या, डुग्गी मुनादी, डुग 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 डुग, कुछ पिक्चरों में तुम लोगों ने देखा होगा कि वो डुगडुगी लेकर के घूमते थे, उसको कहते ही थे डुगडुगी, ठीक है, डुगडुगी ऐसे लेकर के उसको पीटते थे और मुनादी करते चलते थे, सुनो सुनो सुनो, फलाने गांव के जमींदार फलाने की जमीन की नीलामी फलाना फलाना तारीख को होने वाली है, जो जो लोग उनकी जो है जमींदारी में दिलचस्पी रखते हैं वो आ जाए। अब कौन दिलचस्पी रखेगा बताओ, कलकत्ता का, पटना का बड़ा बड़ा सब जमींदार लोग, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन लोग, क्योंकि जमींदारी अब जो है पुराने जमींदार हट रहे हैं, नए जमींदार आ रहे हैं। और वो नए जमींदार कौन है? अच्छा, तो सवाल बेटा इसमें कमेंट बॉक्स में डाल दो, यूपी या अप, तुम लोगों ने नाम गजब गजब रखे, अप। अच्छा अप बेटा, एक सवाल है तो सवाल डाल दो, कोई पापा कुमार है, कोई अप है, कोई डाउन है ना, नाम तो सही करो बच्चे। चलो, तो ये डुग्गी मुनादी का सिस्टम है, नीलामी हो जाएगी। नीलामी के लिए कोई पटना का, कोई कलकत्ता का, कोई मुंगेर का, कोई हुगली का, बहुत अलग अलग जगहों से पैसे वाले लोग आएंगे और यहां पर अंग्रेज आकर के कहेंगे कि इस जमींदारी की नीलामी हम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, पिछली बार की तुलना में ज्यादा पैसा बोली लग रही है, 10 लाख एक, 10 लाख दो, तब तक उसने कहा 11 लाख, 11 लाख एक, 11 लाख दो, 12 लाख, बोली बढ़ाते जाओ, जमींदारी चाहिए, बोली तो बढ़ा दी बेटा। जब गए नीचे तो क्या देखा कि किसान बेचारा ना धोती फटी है उसकी, ये कहां से लगान देगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पर हो जाएगा बहुत बड़ा अत्याचार। अत्याचार क्या है, अत्यधिक लगान, ठीक, अत्यधिक लगान। और लगान जो है चुकाना है किसान को, लेकिन किसान है असमर्थ, तो उसके पास 2 ऑप्शन है। पहला विकल्प उसके पास यह है कि भाई वो अपनी जमीन की नीलामी करवा दे, कि पट्टा उसका निरस्त हो जाएगा, किसी और को पट्टा दे दिया जाएगा। और दूसरा ऑप्शन उसके पास यह है कि वो कर्जा ले ले। यही तो ऑप्शन बचा ना,
या तो पट्टा निरस्त हो जाएगा बेचारा, तो जो रूखा सूखा खाता है उसके भी लाले पड़ जाएंगे, ठीक है ना, उसके भी लाले पड़ जाएंगे। तो पट्टा निरस्त वो नहीं चाहेगा कि हो जाए, तो क्या करेगा, वो कर्ज लेगा या ऋण लेगा, ठीक है। किसी तरीके से लगान अभी चुका देते हैं, आगे की आगे देखी जाएगी। अब यहां पर गांवों में आ गए सूदखोर, सूद ब्याज यानी इंटरेस्ट पर पैसा देने वाले, ये गांवों में नए सिरे से आ गए हैं, ठीक है ना, नए सिरे से आ गए। और ये लोग, इनके पास बेचारा किसान जाता है, अपने घर के चांदी के कोई कड़े रखे हैं पुराने पत्नी के, गए और कहा कि मलिक कुछ पैसा दे दो उधार, गारंटी के तौर पर जेवर रख लिए और इनको पैसा दे दिया। अब ये अनपढ़ किसान है, ठीक है ना। बच्चे देखो टॉपिक पे रहेंगे, रुहेले इन पर हम लोगों ने बात की है पिछली क्लास में, तो अभी नहीं बताएंगे, ठीक है, अभी फोकस करो इस पे। तो ये गए भाई और सूदखोर के पास में, और जाकर के कुछ गिरवी रखा और वहां से अपना कुछ पैसा लेकर के चले आए, जो इंटरेस्ट पर यानी सूद पर, ठीक है, इंटरेस्ट पर पैसा देता है, और इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई। किसान है अनपढ़, और किसान क्या करेगा कि वो पैसा तो ले आएगा, लेकिन लेजर यानी बही खाता देखना उसको आता नहीं है। गोदान उपन्यास है, ठीक है ना, गोदान उपन्यास है, बिल्कुल रवि तुम सही, एकदम सही लिख रहे हो। उसके अंदर ये पीड़ा आपको दिखाई देती है, लेकिन उससे इंडियन सिनेमा में एक पिक्चर है बेटा, तुम लोग भी रिलैक्स किए रहा करो। तो यूपीएससी बहुत सीरियस एग्जाम है, लेकिन जो ये लोग ये कहते हैं कि नहीं इसकी तैयारी बड़ी नीरस है, उनकी बात ना मानो। जितना इंटरेस्ट आता जाएगा तैयारी के अंदर, उतना तुमको ना ज्यादा समझ आता जाएगा। सुनार भी हुआ करते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है, सुनार भी इस तरीके से पैसा देते हैं गारंटी पर, इंटरेस्ट के ऊपर और गारंटी के ऊपर। एक पिक्चर है मदर इंडिया, नरगिस की पिक्चर है, सुनील दत्त जो है नरगिस के बेटे बने हैं, और बाद में खैर सुनील दत्त जो है नरगिस के पति भी है, मतलब वास्तविक जीवन में वो पति है, लेकिन उस फिल्म में वो उनके बेटे बने। उसका एक गाना तो तुम लोगों ने सुना ही होगा, बहुत ही पॉपुलर गाना है कि बिरजू, ठीक है, बिरजू मेरी माँ के कंगन वापस कर दे रहे, है ना, वो बिरजू करके पूरा गाना, वो तो तुम लोगों ने सुना ही सुना होगा, क्योंकि उसका रिमिक्स भी बन गया था कि बिरजू मेरी माँ के कंगन वापस कर दे रहे। ये कहानी वही है, ये बिरजू सूदखोर है, पुरानी पिक्चरों का सबसे बड़ा विलेन कौन, जीवन, वही है सूदखोर। और एक पैर से जो है वो चलता है ऐसे ऐसे करके, और उसकी माँ के ऊपर गलत निगाह भी रखता है, क्योंकि वो उनसे कर्जा मांगने गई है, और बिरजू जो है उस दुश्मनी हो जाती है, ठीक है, बिरजू मेरी माँ के कंगन वापस कर दे। यही है कहानी कि बेचारा ये सूदखोर के पास जाकर के कर्जा ले आया, और कर्जा नहीं चुका पा रहा, क्यों, क्योंकि बही खाते में हेर फेर कर रहा बैठ करके सूदखोर। मूल नहीं चुका, सूद नहीं चुका पाओगे, मूल की तो तुम बात छोड़ दो, कितना इंटरेस्ट बढ़ रहा है, कैसे बढ़ता है, लाला में, हाँ ओ बिरजू ये है, लाला मेरी माँ के कंगन वापस कर दे रहे, बिल्कुल ठीक, देखो काजल ने एकदम करेक्ट कर दिया, लाला मेरी माँ के कंगन वापस कर दे रहे, लाला है सूदखोर और बिरजू है किसान या किसान का बेटा, ठीक है। ये आ गए, इनके साथ साथ जो है इन्हीं की तरीके का एक महाजन वर्ग भी आ गया, ये व्यापार करने आ रहे हैं और व्यापार के साथ ये भी यही काम करते हैं, ठीक है ना। मैंने कल जाके सुना गाना, ठीक है ना, इसको देख लो, बहुत अच्छी फिल्म है मदर इंडिया, सूदखोर है, महाजन है, और इसी तरीके के नए नए तत्व आ गए। अब ये क्या है, बेचारा कर्जा ले रहा है, ये कर्ज के जाल में फंस जा रहा है। एक तरफ लगान देना है और दूसरी तरफ, ठीक है, दूसरी तरफ जमीन का पैसा किसान को नहीं मिलता है बेटा, कोई पैसा किसान को नहीं मिलता, पट्टा निरस्त, बाकी बात खत्म, ठीक। एक तरफ क्या कर रहा है, उसको लगान देना है, लगान के साथ साथ उसको कर्ज पर जो है ब्याज देना है, ईएमआई चुकानी, आज के टर्म्स में कहो तो ईएमआई चुकानी। अब वो बेचारा और बेहाल से बेहाल होता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो चलो यहां से दिखाएं तुमको कि ये तीन चीजें तुमने डायग्राम में बना ली, कल की पूरी कंसेप्चुअल क्लास के बाद ये स्लाइड तुमने बनाई और ये समझ लिया कि ये व्यवस्थाएं अलग अलग क्या है। अब तुमने हेडिंग डाल दी स्थायी बंदोबस्त, या तो लिख लिया या इसको लिख लोगे, स्थायी बंदोबस्त के लिए तुमने ये छोड़ दी जगह, ठीक है। उसके बाद इसी के क्रम में तुमने रैयतवाड़ी बंदोबस्त पर एक स्लाइड भर की जगह छोड़ दी, हेडिंग डाल दो, हेडिंग डाल देना, आगे बढ़ता हूं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त पर आपने एक हेडिंग डाल दी, फिर महालवाड़ी बंदोबस्त या महालवाड़ी व्यवस्था पर आपने एक वो डाल जगह छोड़ दी, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, जो हम देख चुके हैं कि महाल की ओर से है मुखिया प्रतिनिधि, राज्य और महाल के बीच समझौता हो गया, और महाल की जमीन किसानों को पट्टे पर, यह सब बात तो हम लोग कर ही चुके हैं। तो यहां भी लगान नहीं दे पाएगा किसान, पट्टा हो जाएगा निरस्त। खास बात बस ये है कि ये जो लगान है अब वो किसान पर नहीं है, वो महाल पर है, ठीक है। यानी अगर ये कहा जाए कि एक किसान पर 1000 रुपया टैक्स है, तो महाल के ऊपर हो सकता है कहा जाए कि नहीं इसके ऊपर 13 लाख का टैक्स है, तो महाल 13 लाख यानी सभी किसानों का संयुक्त रूप से जो कर है, लगान है, वो महाल पर आएगा। इस जो लगान की वसूली के लिए जो आदमी है, जो मुखिया है, जो एक तरीके से रेवेन्यू का सेटलमेंट वहां पर दिखता है, वही खाता लेजर मेंटेन करता है, वो है लंबरदार। लंबरदार, और इन समाजों में क्या होते थे, हमारे यहां लंबरदार नाम है, अगर तुम अवध के रीजन में आओगे, करण और अर्जुन मूवी में बोलते हैं, अच्छा हाँ हाँ, अभी 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 आते बेटा, वो भी बहुत अच्छा मोहम्मद, बहुत बढ़िया चीज ये तुमने बात कही, ठीक है। ये सूर्यास्त कानून में अभी अभी उस पर आएंगे बेटा, पहले ये लिख लो महाल वाली बात, फिर आगे आते हैं। तीसरी हेडिंग डाली महाल वाली, उसके लिए ये 2 स्लाइड भर की जगह छोड़नी। लंबरदार एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और जिन जगहों पर ये राजस्व व्यवस्थाएं लागू होती थी, उन जगहों पर आज से 31 साल पहले तक आपको लंबरदार नाम के लोग मिल जाएंगे, ठीक है ना।
पट्टा निरस्त होने के बाद वो जमीन महाल की हो जाएगी, ठीक है। और अगर महाल कर नहीं दे पाएगा तो महाल को भी जो है कई बार उसके साथ समझौता रद्द किया गया और मुखिया बदल दिया गया, लंबरदार को बदल दिया गया, वहां दूसरा मुखिया बैठा दिया गया और फिर कहा गया अब तुम महाल से कर्जा लाओ। तो यानी कि अंततः वो जमीन का अधिकार जो है राज्य के पास रहेगा। यहां भी राजस्व की वसूली नकदी में। तो आपने महाल के लिए जो है ये 2 स्लाइड छोड़ दी। अब जरा जो वापस आ जाओ सूर्यास्त कानून जिसकी बात कर रहे थे। सूर्यास्त कानून निम्न में से किस एक जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है? एक सवाल ये हो सकता है। एक सवाल हो सकता है कि सूर्यास्त कानून का संबंध निम्न में से किससे है, ठीक है, वो सवाल भी वहां से बन सकता है, ठीक है। अब एक चीज आपको देखनी है, जब आप मेन एग्जामिनेशन लिख रहे हैं और उसमें कुछ इस तरीके का प्रश्न आए तो ये तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1765 से 93 के बीच लगान 2 गुना हो गया है। लगान पिक्चर का वो जो अंग्रेज है वो याद करो, 2 गुना लगान देना होगा। और ये 2 गुना लगान का 1765 यानी बक्सर के बाद इलाहाबाद की संधियां, द्वैध शासन की शुरुआत और ये 93 यानी कॉर्नवालिस की जो स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था है उसका लागू करने का साल। इतने के बीच में लगान हो गया 2 गुना, यानी अंग्रेजों की मांग बढ़ती जा रही है। जब मेन एग्जामिनेशन में जब तुम जाओगे एक पॉइंट से आपका एनालिसिस बदल जाता है। किसान हो गया बदहाल, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, फसल खराब हो गई, आग लग गई, कीड़ा लग गया, ठीक है, जानवर चढ़ गए, ऐसी सब आपदा किसानों के ऊपर आती ना। पता ही होगा तुम लोग, ग्रामीण व्यवस्था से हो तब भी, नहीं तब भी, नहीं पता तो समझ लो। किसान के लिए फसल को बचाना ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम होता है फसल को उगाने से, ठीक है। अभी हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ पिछले कुछ सालों में क्या चल रहा है, बड़ा खेल चल रहा है गाय के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है। तो उससे क्या हुआ है कि गाय और छुट्टा जानवर जो इस तरीके से सांड बैल गाय वो सब सड़कों पे घूम रहे हैं और सैकड़ों के झुंड में घूम रहे हैं। और लोगों के खेत में अगर एक झुंड घुस गया तो उसके बाद कहानी खत्म, खेत खत्म। ये गाय कौन है? हिंदू अगर गाय पालते हैं, जब गाय दूध देने लायक नहीं रह जाती, यानी बछड़ा देने लायक जब नहीं रह जाती, बूढ़ी गाय हो जाती है, तो उस गाय को चरने के लिए सड़क पे छोड़ देते हैं, ठीक है। उसका कौन खर्चा उठाएगा? ठीक। तो भाई हिंदुओं को ख्याल रखना चाहिए कि भाई बूढ़ी गाय, जैसे बूढ़ी माँ होती है आप उसको पालते हैं, अगर आपकी श्रद्धा है तो आप बूढ़ी गाय को भी पालिए, उसकी सेवा शुश्रूषा करिए, नहीं उसको निकाल देंगे बाहर। अब वो सैकड़ों के झुंड में वो टहलते हैं जानवर, और जानवर जाकर के पूरी फसल चौपट कर दे रहे हैं। इसके पहले नील गायों का अटैक होता था, नील गाय अगर आ जाती थी फसल चौपट, ठीक है। इसी तरीके से टिड्डी दल का हमला हो गया, अगर टिड्डियां आ जाती थी चौपट, कीड़ा लग गया चौपट, किसी ने आग लगा दी आग लग गई चौपट। यानी किसान के लिए फसल उगाने से ज्यादा बचाना मुश्किल था। जब तक भारतीय राज्य थे, जैसे कोई आपदा किसान पे आती थी, राज्य कहता था तुम्हारा लगान माफ, चिंता नहीं करो। कोई आपदा आ गई, ठीक है, बदहाल का मतलब है बेटा बुरी हालत, ठीक है ना। बाजरे के खेत में गुलदार आ गया, अरे बाप रे। अब थोड़ा सा कम हुआ है सत्यम, हाँ थोड़ा सा कम हुआ है, पता नहीं क्या वजह है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये बहुत ज्यादा हुआ। तो भारतीय राज्य क्या करते थे, तुरंत उसको राहत दे देते थे। लेकिन ये सदुरे क्या करते थे, ये कोई राहत नहीं देते थे। यानी कि फसल बर्बाद हो गई है, उसके बावजूद लगान देना है, और लगान देने के लिए वही ऋण का जाल है जिसमें वो उलझता चला जाएगा। और जब किसान नहीं दे पाएगा लगान तो जमींदार कैसे देगा, और जमींदार जब किसान लगान नहीं दे पाएगा तो जमीन की नीलामी हो जाएगी। और तब एक टर्म आता है दूरस्थ जमींदार। ये सीधा टर्म पूछ देंगे कि दूरस्थ जमींदार किसे कहते हैं। गुलदार बेटा एक तरीके की जंगली बिल्ली की नस्ल का एक बड़ा जीव है, जो तेंदुआ के आसपास उसको आप रख लीजिए गुलदार को, और वो अटैक करता है, मवेशियों के ऊपर अटैक करता है, छोटे बच्चों पर अटैक कर देता है। जज अर सही है बट पल ए बला सही नहीं है। मतलब क्या लिखा है मोहम्मद, दूरस्थ जमींदार, दूर का जमींदार। अब क्या हुआ, सूर्यास्त कानून में बोली लग गई, बोली लगाने वाला कोई दूर का आदमी आया और जमींदार बन गया, जमींदार बन गया, ठीक है। अब सुजीत की टिप्पणी है, क्या कहूं, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर भूमिहार आपने नाम सुना होगा, एक जाति है, बिहार की राजनीति में भूमिहार बहुत रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको भूमिहार मिल जाएंगे। भूमिहार कौन है? भूमिहार दरअसल वो ब्राह्मण हुआ करते थे जिनके पास बहुत सारे पैसे आ गए, पैसे आ गए, जमींदार की जमीनें नीलाम हुई, तो ये ब्राह्मण साहब गए और जमींदारी खरीद ली। जब जमींदारी खरीद ली तो जमीन का काम करने लगे। तो ये जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा यही पल्लवी उसी पे बात कर रहे हैं कि ये दूरस्थ जमींदार के तौर पर ये ब्राह्मण आए, इन्होंने भी जमीनें खरीदी, और ये जमीनें खरीद के जब जमीन का काम करने लगे तो बेचारे जो थोड़े दरिद्र ब्राह्मण थे उन्होंने कहा बेटा जमींदार हो गए तुम ब्राह्मण, कल तक हमारे साथ में जो है ना घर घर मांग के खाते थे, ठीक है ना, और तेरे ही मुंडा न शादी और ब्याह बात, और आज तुम्हारे पास बहुत पैसा हो गया, हम तुमको ब्राह्मण मनवे नहीं करते, ठीक है। तो ब्राह्मण जो है वो भूमिहारों को नीचा मानने लग गए, वो भी ब्राह्मण थे, ब्राह्मण भूमिहारों को नीचा मानने लग गए, और भूमिहार अपने आप को ब्राह्मण ही क्लेम करते हैं। तो भूमिहार और ब्राह्मणों के बीच का अंतर संबंध यहीं से निकला है कि ये नीलामी हुई, नीलामी में ब्राह्मणों ने आके बोली लगाई, जमीन खरीद ली। साथ में बनिया व्यापारी, जो व्यापारी वर्ग था उसके पास भी पैसा बहुत आ गया था, ठीक है ना। लो कशिश सिसोदिया कह रही है कि मेरे नाना जी लंबरदार थे। देखो इतिहास तुम्हारे आसपास बिखरा हुआ है, ठीक है ना, बिखरा हुआ है। हाँ बेटा तेरह ही जानते हैं, 10वां जानते हैं तो तुम्हारी समाज के ना, ठीक है। हम लोग कौन इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं, इसी जमीन के तो हैं, ठीक है ना। तो अब क्या है, ये जमींदार बनिया आकर के जमीन खरीद ली, ये दूर दराज से लोग आए, इनको कुछ मतलब नहीं, ये कभी कभार कलकत्ता से आ जाते हैं,
और इन्होंने बहुत सारे लोगों को जो है नीचे रख रखा है लगान की वसूली के लिए। और जब लगान की वसूली के लिए स्थानीय बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो एक नया वर्ग बहुत तेजी से बढ़ता है, वो है बिचौलिया या मध्यस्थ। जमींदार बैठा है पटना में, जमींदार बैठा है इलाहाबाद में, जमींदार बैठा है कलकत्ता में, वहां से और ढाका से, लेकिन वो रोज रोज नहीं आएगा, वो आ रहा है अपनी जमींदारी देखने साल में एक बार। तो उसने यहां लोगों को नियुक्ति कर रखी है। अब जिस आदमी की नियुक्ति कर रखी है उसने भी उस इलाके में एक आदमी की नियुक्ति कर रखी है, ठीक है, उसके नीचे भी एक आदमी की नियुक्ति हो रखी है। ऐसी नियुक्तियां होती रहती हैं, ठीक है। जैसे एक चुटकुला हुआ करता था, ठीक है ना, बहुत बढ़िया चुटकुला था कि एक बार एक एजुकेशन इंस्पेक्टर जीप से एक स्कूल में पहुंचे, ठीक है ना, जीप से एक स्कूल में पहुंचे तो वहां देखा क्या कि क्लास चल रही है, वहां एक टीचर है जो तोतला है, तो कबूतर उसने लिखा हुआ है और कहता है कि कहो टा, तो बच्चे कहते टा, तो कहता नहीं टान टाहो, जो लिखा है वो टाहो। तो बच्चे वही कह रहे हैं भाई, वही कह रहे हैं, टा कह रहे हो तुम, तो हम टा कह रहे हैं, तो नहीं लिखा है वो पढ़ो। एजुकेशन इंस्पेक्टर देखता है कि अरे इतनी खराब तरीके की पढ़ाई यहाँ पर चल रही है, और जाता है ये क्या चल रहा है इधर आओ, ठीक है, तो बाहर आता है, दोनों जाते हैं, बार बात हो रही है एजुकेशन इंस्पेक्टर और टीचर में। तो टीचर जो है लगता है रोने, तो एजुकेशन इंस्पेक्टर कहता है रो कह रहे हो, तो बोला अरे हुजूर हम टीचर थोड़े हैं, टीचर तो अपने घर पे हैं, हमको तो थोड़ा पैसा दे देते हैं, कहते हैं कभी कभी जाके पढ़ाया कर, तो हम तो यहाँ बस ऐसे पढ़ाने आते हैं, मालिक हमको माफ कर दीजिए। तो ये जो एजुकेशन इंस्पेक्टर है इसका दिल पिघल जाता है, बेचारा गरीब आदमी थोड़े पैसे के लिए पढ़ाने आ गया, टीचर बनकर टीचर कहीं और मौज मार रहा है, तो उसने उसका जब दिल पिघल गया उसने कहा भाई तुम रो नहीं। तो बोले क्यों? बोला कि यार हम भी जो है ना एजुकेशन इंस्पेक्टर नहीं, हम एजुकेशन इंस्पेक्टर के ड्राइवर हैं, तो एजुकेशन इंस्पेक्टर तो मौज मार रहा है, हम जब जाते हैं तो कह देते हैं कि जहाँ बीच में स्कूल पढ़े इंस्पेक्शन करके चले आया करो, तो हम दोनों एक ही हैं, ठीक है ना, तुम शिक्षक हो ना हम एजुकेशन इंस्पेक्टर हैं, ठीक है ना। यहाँ पर यही हो रहा है, दूरस्थ जमींदार बैठा है दूर, वो जिस आदमी को नियुक्त करता है वो भी जमीन पे नहीं जा रहा, वो किसी और को नियुक्त करता है, और वो किसी और को नियुक्त करता है, वो किसी और को नियुक्त। कई बार बिचौलिया या मध्यस्थ की संख्या 100 से 150 हो जाती है, 100 से 150 हो गई, ठीक है, तो ये यहां आ जाते हैं। अच्छा, कई बार बंदोबस्त क्या होता है? बंदोबस्त एक तरीके से व्यवस्था को ही कहते हैं, लेकिन ये भूमि के मापन, वर्गीकरण और राजस्व निर्धारण की प्रक्रिया है, इसलिए उसका प्रचलित टर्म जो है बंदोबस्त या बंदोबस्ती है, ठीक है ना, भू राजस्व निर्धारण का बंदोबस्त। इसीलिए इसको आपको बंदोबस्त जब भी देखिए तो उसको समझ जाइए कि ये भू राजस्व से संबंधित है, ठीक है। कुछ टर्म जो आपको ध्यान रखने हैं, बहुत बार मैंने ये टर्म्स यूज कर लिए हैं, लेकिन आप उसको ध्यान रखेंगे तो अच्छा है। रैयत, सीधा शब्द, सीधा प्रश्न, रैयत, ठीक है ना। रैयत किसानों के लिए प्रयोग होता है, भूमि पर खेती करते हैं लेकिन भूमि के स्वामी नहीं है, जमींदार के अधीन किराएदार है, ठीक है। यहां भी रैयत और रैयतवाड़ी में भी रैयत, वहां पर किसके अधीन है? राज्य के अधीन है। लगान आप सब जानते हो, लेकिन कई बार बच्चे बहुत ही जनरल टर्म्स के बारे में पूछने लगते हैं, इसलिए मैंने यहां लिखा। फिर है बटाई, ये एक तरीके की पद्धति है जिसमें पैदावार का एक निश्चित हिस्सा टैक्स के रूप में ले लिया जाएगा और बाकी का हिस्सा आप रख लीजिए, ठीक है ना। तो ये नगद कर ज्यादा प्रचलित है, सभी बंदोबस्तों में जो है धीरे धीरे नगद कर आता चला गया, लेकिन बटाई यानी कि अनाज आधा आधा बांट लिया। कई बार बटाई पर खेत किसान भी दे दिया करते थे, और आज के समय में बटाई का संदर्भ यही बन गया है। एक इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको देखना चाहिए, कोर्ट ऑफ वार्ड्स। अगर कोई जमींदार मरा और उसका जो बच्चा है नाबालिग है, ठीक है, या कोई जमींदार दिवालिया हो गया, उसकी जमीन बेचनी है, ठीक है ना, तो क्या होगा? उस समय जमींदारी की पूरी व्यवस्था कौन देखेगा? एक छोटा सा कोर्ट ऑफ वार्ड्स बना दिया जाता था। पूछा जा सकता है कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स क्या है? ये स्थायी बंदोबस्त में नाबालिग जमींदार या दिवालिया जमींदार की जमीन की देखभाल करने वाला एक समझ लो कि संस्थान है, ठीक है। फिर इसके अलावा बंदोबस्त हमने फिर से लिख दिया यहां पर, बेनामदार, ठीक है, बेनामदार, बेनामी संपत्ति का विवाद करंट अफेयर्स में आप लोग देख रहे होंगे। बेनामदार क्या है? ठीक है, बेनामदार है यानी कि उसका जो मालिक है, किसी का नाम, मान लीजिए कि हमारे नाम पर जमीन है लेकिन असली मालिक हम नहीं है। इसका कितना दुरुपयोग होता है, तुम लोग जाओगे आईएएस बन करके तो तुमको पता चलेगा। हमारे यहां जंगल है, दुधवा नेशनल पार्क का जंगल, उन जंगलों को काट काट के रिहैबिलिटेशन में आए बहुत सारे सिख हैं। कुछ ऐसे सिख हैं जिनके पास कहा जाता है हजारों एकड़ जमीन है, क्योंकि सीलिंग हो चुकी है, एक व्यक्ति एक निर्धारित सीमा से अधिक जमीन नहीं रख सकता, इसलिए वो क्या करेगा, पैसा उसका, उसने क्या किया, जमीन खरीदवा दी किसी को, अपने नौकर के नाम उसने 100 एकड़ जमीन खरीदवा दी। नौकर बेनामदार है, उसका कागज पर नाम है, पैसा किसी और ने लगाया है, इसलिए वो उसका मालिक नहीं है। तो ये बेनामी बेनामदारी ये सिस्टम पूरा हुआ करता था। कुछ जगहों पे तो ऐसा हुआ कि भैया भैंस के नाम पर, कुत्ते के नाम पर भी उन्होंने जो है जमीनें करवा ली, और सिस्टम तो तुम जानते हो। इसी तरीके के भ्रष्टाचार से तुमको निपटना पड़ेगा जब तुम ब्यूरोक्रेट बन जाओगे। एक बार फिर से रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयत, ठीक है ना, ये वही है, ये काश्तकार है, रैयत का जो यहाँ रैयतवाड़ी के अंदर है किसान, किसान का स्वामित्व तो नहीं है और यही इसको कर भी दे रहा है, ठीक है ना। और ये रैयतवाड़ी व्यवस्था में पूरी पहचान बन गया। पट्टा आप जानते हैं, रैयत को दिया जाने वाला पट्टा। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुडियम, जो आपको याद रखनी चाहिए रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में। दक्षिण भारत में रैयत या किराएदार को कुडियम कहा जाता था, कई बार ये स्थायी काश्तकार हुआ करते थे। सीजनल सेटलमेंट, सीजनल यानी मौसम के आधार पर, ठीक है, कुछ कुछ समय के बाद जो निर्धारण किया जाए कर का, कि फसल का साइकिल के आधार पर जो निर्धारण किया जाए उसको सीजनल सेटलमेंट कहते थे, और ये सीजनल सेटलमेंट रैयतवाड़ी की
विशेषता थी। ठीक है, कुलकर्णी या पटवारी ये भी रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित कुछ छोटे स्थानीय स्तर के सहायक अधिकारी हुआ करते थे। कुलकर्णी या पटवारी, ये छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रख लेनी है। ठीक है, महालवाड़ी गांव या गांवों का समूह महाल कहलाता है। पटवारी ये लंबरदार, जिसकी अभी हमने बात की। मालगुजारी आपको मालूम है, महाल द्वारा जो कर चुकाया जाता था वो मालगुजारी कहलाता था। एक टर्म इंपॉर्टेंट है, मिरासदार, ये रैयतवाड़ी में महत्वपूर्ण है। रैयतवाड़ी में कुछ एक जगहों पर परंपरागत जमींदार हुआ करते थे, कुछ एक इलाकों में उनको मिरासदार कहा गया। ठीक है ना, मिरासदार कहा गया। और सेटलमेंट में छोटे कॉम्प्रोमाइजेस किए गए। इतनी डिटेल में आपको जाने की जरूरत यहां पर नहीं है। तो आपने क्या किया कि तीन जो है व्यवस्थाएं बना ली, और उसके बाद ये जो टर्म्स लिखे हुए हैं तीनों व्यवस्थाओं से संबंधित, उन पर आपने एक ध्यान दे दिया। अब जरा आ जाइए हमारी ये जो जर्नी है इसके अगले पड़ाव पर। अब केवल हम बात करने वाले हैं एक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे और उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या बात की, राजस्व की बात की। अब है व्यापार, वाणिज्य, ठीक है, एवं औद्योगिक नीति। व्यापार, वाणिज्य एवं औद्योगिक नीति, इस पर अब हम लोग बात करते हैं। क्या चल रहा है भाई? अनुज्ञान की कमी है, करोगे है ना? इस देश में चाय पर चर्चा, गाय पर चर्चा, ये सब करने में सबका बड़ा इंटरेस्ट है। पढ़ाई नहीं करना चाहते यार तुम लोग, है थोड़ा सा मन लगा अगली चीज। अब कॉन्सेप्ट पर आ जाओ। अब देखो अंग्रेज क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी मूल रूप से क्या है? व्यापारिक कंपनी है, इसलिए महत्वपूर्ण है। भू राजस्व तो उसको दुप्पल में मिल गया, लेकिन वो है मूलतः व्यापारी। ठीक है, और 1757 के बाद राज्य, यानी उसकी दो भूमिकाएं बन जाती हैं। मूल रूप से तो व्यापार करना उसके जीवन का उद्देश्य है, व्यापार उसके लोगों के खून में है, व्यापार तो उनको करना है। 57 के बाद उनको मिल जाता है राज्य, यानी स्टेट। स्टेट का मतलब क्या है? उनको मिल जाता है एक तो भू राजस्व, नहीं राजस्व ही लिख दें, ठीक है, राजस्व। तो राजस्व में क्या है? एक तो मिलता है भू राजस्व, जिसकी कहानी हमने देख ली, और दूसरा है व्यापारिक नीति, व्यापारिक, वाणिज्यिक और औद्योगिक नीति। ये दोनों चीजों पर उसका नियंत्रण हो जाता है जब राज्य बन जाते हैं। अब ये भूमिका हो गई दोहरी, यानी भू राजस्व भी उसके हाथ और व्यापार, वाणिज्य और औद्योगिक नीति भारत की क्या होगी, ये भी उसी के पास। क्या चल रहा है तुम लोग? अब बस करो। हाँ भैया तुम लोग बस करो, ठीक है। परमेश की बात बिल्कुल सही है। सारा विवाद की जड़ तुम्हारा कमेंट बॉक्स है, ठीक है ना। वो टीचर्स अच्छे हैं जो क्लास और कमेंट बॉक्स पर ज्यादा फोकस नहीं करते। मेरे जैसे आया वहां जो क्लास से संबंधित, ये तो करना ही करना है, यानी व्यापार तो करना ही करना है। भू राजस्व हाथ में आ गया। जब भू राजस्व हाथ में आया तब भी व्यापार ही उनकी दृष्टि में है। इस बात को समझ लो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी समझने जा रहे हो तुम लोग, ठीक है। अब क्या होता था, यहां पर एक चीज आपको देखनी है। व्यापार कैसे था? व्यापार के लिए चाहिए था बुलियन, ठीक है। इसको कहते थे बुलियन। बुलियन क्या था? दरअसल बुलियन था सोना चांदी। तो अंग्रेज बुलियन यानी सोना चांदी लेकर आते थे भारत से माल खरीदने के लिए। इसको समझ लो, भारत से माल खरीदने के लिए क्या लाना पड़ता था? सोना चांदी, ठीक है, सोना चांदी। इसको कहते थे बुलियन ट्रेड, ठीक है, बुलियन ट्रेड। बच्चे 12-10 पे छोड़ दूंगा, ठीक है ना, 12-10 पे छोड़ूंगा। और जिन बच्चों को जाना है, अगर जाना पड़ रहा है तो वो क्लास छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है ना। ये आप चले जाइए, क्योंकि रोज किसी न किसी बच्चे को कुछ हो सकता है, तो ऐसे खत्म नहीं कर सकते, है ना। कोई स्पेशल ओकेजन होगा, कोई बात होगी तो जरूर कर देंगे, मतलब कोई त्योहार है बड़ा या कुछ, लेकिन 10 मिनट में तो वैसे भी छोड़ूंगा, तो ध्यान से पहले लिख लो। तो ये क्या होता था? ये बुलियन, और बुलियन से जो व्यापार होता था इसको कहते ही थे बुलियन व्यापार, बुलियन व्यापार, ठीक है। तो ये बुलियन व्यापार भारत में अंग्रेज किया करते थे। लेकिन जब यहां पर इन्होंने कब्जा कर लिया भारतीय राजस्व पर, यानी भू राजस्व पर, तो एक तरफ जो लगान लगान लगान, इनकी लगान की वजह से भूख क्यों है, ठीक है, जिनके भूख है लगान की, इसलिए क्योंकि जो लगान यानी भू राजस्व ये वसूलेंगे उसी से भारत का माल खरीदेंगे। आप बुलियन लाने की जरूरत नहीं है, ये बुलियन ट्रेड कहलाते थे। अंग्रेज हमारे यहां आते थे सोना चांदी लेके, और हमारे यहां खरीदते थे कुछ माल, कपड़ा खरीदते थे, मसाला खरीदते थे, बहुत चीजें खरीदते थे, उसकी लिस्ट वगैरह भी हमको बनानी है। लेकिन ये क्या हुआ, ये चीज ऐसी हो गई कि अब इनको बुलियन नहीं लाना है। इनकी शिकायत थी, इनके इतिहासकारों की शिकायत थी
कि ये सारा सोना चांदी लंदन की जो टेम्स नदी है ना उससे सोख कर, वो कहते थे भारत से व्यापार स्पंज की तरह काम करता है, कि लंदन से सारा सोना चांदी सोख कर गंगा के तट पर निचोड़ देते था लाके, सारा सोना चांदी का प्रवाह। इसीलिए सोना चांदी देख लो, अपने फरदा सोना चांदी होता है। 2008 में पूरी दुनिया में मंदी आ गई, पूरी दुनिया में मंदी आ गई, इकोनॉमी गड़बड़ हो गई, ठीक है ना। जब इकोनॉमी में मंदी आ गई, लोगों की खरीदने की, सस्टेन करने की क्षमता में कमी आ गई, भारत जो है उससे बच गया। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ठीक है, और मनमोहन सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि इस विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से हमें भारत की औरतों ने बचा लिया, उनकी छोटी छोटी बचतों ने बचा लिया, और हमारे यहां जो स्टोर करके घर में रखा हुआ सोना चांदी उसने बचा लिया। हमारी मम्मी है ना, जेवर सबसे ज्यादा प्रिय, पापा को जमीन प्रिय है, मम्मी को जेवर प्रिय है। पापा की जमीन बिक गई तो हार्ट अटैक, और मम्मी का जेवर बिक गया तो हार्ट अटैक, ये इतना प्रिय है। और मम्मी, हमारे घरों की मम्मियां, हमारे घरों में पत्नियां, वो क्या है, ऐसी ऐसी जगहों पर पैसा रखती हैं जो गोपनीय है, जहां पर कोई इमेजिन ना करे। चावल के डिब्बे में पैसा हो सकता है, अलमारियों के अंदर पैसा हो सकता है, पहले गद्दों के नीचे पैसा हुआ करता था, इस तरीके बहुत सारा पैसा हुआ करता था, ठीक है ना। और सोना चांदी, जो हमारे यहाँ जो सोना चांदी पहनने का चलन है ना, तो वो इसीलिए इतना ज्यादा है। सोना चांदी फ्रीक्वेंटली हमने खूब पहना, और पूरा व्यापार से सोना चांदी अंग्रेज ला के दे जाते, बढ़िया ईंटें लाकर दे जाते थे, ठीक है ना। बिल्कुल होती थी सृष्टि। ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर धारकों की आपस में बहुत लड़ाइयां होती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोधी थे वो भी शेयर खरीद लेते थे। सबके संसद के अंदर सबके अपने अपने लोग हुआ करते थे, अपने तरीके से सवाल पूछते थे, सरकार को प्रभावित करते थे, बहुत झगड़े थे। अब इसको जरा बुलियन ट्रेड को लिखो, ये इसको खत्म करके वो स्पेस तुमने देख लिया कि कैसे छोड़ करके आगे लिखना है। इसी में आर्थिक नीतियों में ही व्यापार वाणिज्य एवं औद्योगिक नीति, एक बड़ी हेडिंग डालो, अंग्रेजों की व्यापार वाणिज्य एवं औद्योगिक नीति लिखो। ईस्ट इंडिया कंपनी, पहला पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी मूलतः एक व्यापारिक कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी मूलतः एक व्यापारिक कंपनी थी। 1757 के बाद वह एक राज्य भी बन गई। पूर्ण विराम। 1765 के बाद भू राजस्व पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया, और व्यापारिक नीति पर भी उनका अधिकार हो गया, ठीक है, अधिकार हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी सिटी के लिए क्या हेल्प करनी है भाई? तो क्या चल रहा है, धमकी उमकी, तुम लोग आपस में बातें क्या करते हो? सिटी के लिए क्या हेल्प करना है बताओ भाई। देखो मैं सच कह रहा हूं, रुको, अभी मैं फिर बोल दूंगा कैमरा के आगे, हमारी टीम तुरंत ब्लॉक करेगी। मैंने पहले भी कहा झगड़े नहीं करने। आप लिखो, इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने के लिए इंग्लैंड से सोना चांदी लाना पड़ता था। पूर्ण विराम। क्योंकि तब तक अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कोई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था लागू नहीं थी। पूर्ण विराम लगाना। सोना चांदी आधारित इस व्यापार को बुलियन व्यापार कहा जाता था। बुलियन व्यापार कहा जाता था। अगला पॉइंट, एक बेटा थोड़ा सा टाइम होता, थोड़ी सी चॉकलेट मुंह में डाल ली, ऑफलाइन होता तो तुम लोगों को भी खिला देता कभी कभी।
लेकिन ऑनलाइन में तो तुम यही देखो, मुझे चाय पीते हुए, कॉफी पीते हुए, जूस पीते हुए, चॉकलेट खाते हुए। अगला पॉइंट लिखो। अब भारतीय माल को खरीदने के लिए, अब भारतीय माल को खरीदने के लिए अंग्रेजों के पास भारत का राजस्व आ गया। भारत का राजस्व आ गया, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। ठीक है, भारत का राजस्व आ गया, यानी अब कंपनी भारत से वसूले गए लगान से, भारत से वसूले गए लगान से भारतीय माल खरीदकर, जीपे कर दिए हैं? आज कोमल बहुत लेट आई, कमेंट कर रही है। हाँ, भारतीय लगान से भारतीय माल खरीदकर उसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचकर, ठीक है, उसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचकर भारी मुनाफा कमा सकती थी। इस बात को तुम लोगों ने समझ लिया। क्या हुआ? अब आ गया लगान। ठीक है, लगान, लगान जब हाथ में आ गया भैया, तो भारतीय माल खरीदने के लिए भारतीय भू राजस्व से भारतीय माल। अब तुम ये देख लो, ये डायग्राम तुमने बना लिया, ते भारतीय माल, ये डायग्राम बना लिया ना? बनाया हो तो 30 सेकंड में बना दो। ठीक है, 30 सेकंड में इसको बना दो, पूरा कंसेप्ट। अभी इस मॉडल को आज मैं नाराज इसलिए ही हुआ, इस मॉडल पे बेटा तुमको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं तुमको एनसीईआरटी मुक्त कर देता हूं। ठीक है, एकदम सारे पीवाईक्यूज तो होंगे ही होंगे, सारे एफवाईक्यूज भी हो जाएंगे, यानी फ्यूचर में जो क्वेश्चंस आने वाले, फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस। मैं हमेशा कहता हूं पीवाईक्यू और एफवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस निकल जाए क्लास से, ये कोशिश होनी है। तो थोड़ा अपने टीचर को कन्वीनियंस दे दिया, थोड़ी तुम मेहनत कर लो, स्ट्रक्चर बनवाई दे रहा हूं, जगह छुड़वाई देता हूं, उसी में जाके कुछ पॉइंट नोट कर लेने, कर लो बच्चे, याद करोगे टीचर को। ठीक है, कितनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है ना? चलो, तो भारतीय भू राजस्व से भाई भारतीय माल खरीद। अब एक पॉइंट आ जाता है जो अक्सर जाता है छूट, बच्चे जो है उस पॉइंट को मिस कर जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर किताबों में भी वो पॉइंट मिस है, और अगर नहीं मिस है तो क्या होता है कि वो इतना कठिन लगता है कि उसको हम याद नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते। ठीक है ना? ये क्या है कि कंपनी के व्यापार की तो हम बात करते हैं। अगर कोई पूछता है कि कंपनी क्या खरीदती थी, तो आ जाता है कि हाँ भाई कपड़ा तो खरीदती थी। दूसरा सवाल आ जाता है कि हाँ मसाला खरीदती थी। लेकिन इसके आगे जो है प्रॉब्लम हो जाती है। हमें आज का ये आखिरी चीज जो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है ना, आज इसको देख के हम लोग अभी बात अपनी खत्म करेंगे। भारत में कंपनी के व्यापार का आखिर स्वरूप क्या? अरे आते क्यों नहीं, क्या खरीदने आते हैं? मतलब ऐसा हम क्या मार जो है बढ़िया माल बना रहे हैं। आज तुम लोग कहते हो मार्केट में सर ये वाला ज़ारा का ब्रांड है, सर गुच्ची की पर्स है, और ये है वो है, जानी दुनिया भर के तुम लोग कितने सारे ब्रांड बताते रहते हो। सारे ब्रांड कहाँ के हैं? सारे ब्रांड वेस्टर्न कंट्रीज के हैं, अमेरिका के हैं, यूरोप के हैं, यूरोप के अंदर इटली के हैं, ब्रिटेन के हैं, जर्मनी के हैं, फ्रांस के हैं, उन्हीं पे। एक जमाना था कि दुनिया है तेरे पीछे लेकिन मैं क्या, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, ये वाली स्थिति है। आज पूरी दुनिया यूरोप और अमेरिका की तरह जीना चाहती है, और उस जमाने पे ये यूरोप वाले सोना चांदी ईंट लिए खड़े रहते थे, हुजूर सामान दे दो, हमारे यहाँ बहुत डिमांड है आपके सामान की। क्या पहली चीज, निर्यात क्या हो रही भारत से इंग्लैंड को, क्या चीजें निर्यात कर रहे हैं, ये क्या क्या खरीद रहे हैं 1600 से 57। पहली चीज सब जानते हो आप, कपड़ा। जितना ये व्यापार होता था लगभग 60% व्यापार कपड़े का होता था। तो एक सवाल आपको ध्यान में रखना है कि इनमें से किसका सबसे अधिक निर्यात करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी? कपड़ा। अब कोई पूछ दे कपड़ा व्यापार के अंदर क्या क्या होता था, भाई मलमल, ठीक है, और छींट, कोरोमंडल तट से छींट कूट बना के दे दें। छींट कहां से खरीदते थे? कोरोमंडल। तुम्हारे यहाँ बिरयानी बनती है तो छींट का जो कपड़ा है ना, उसी से पानी छान के जो है बिरयानी चावल ऊपर निकाला जाता है। बंगाल में चावल बनता ही ऐसे है, माड़ बना करके। पहले जो हमारी जो बहनें थी वो क्या करती थी, अपने कॉलेज या स्कूल जाने का रुपट्टा माड़ में, यानी चावल के माड़ में जो है उसको क्या करती, बढ़िया प्रेस कर लेती थी, कलफ लगा रुपट्टा एकदम, है ना, हवा चले तो एकदम कलफ लगा रुपट्टा ही दिखाई देता था। मलमल बंगाल से, महीन हल्का सूती कपड़ा, इतना महीन सूती कपड़ा कि शरीर पे डालो पता ही न चले। समय समय की कहानी है यार, क्या करें। आंध्र प्रदेश से कलमकारी, हाथ से चित्रित होता था या ब्लॉक प्रिंटेड होता था, वो कपड़ा ये खरीद के ले जाते थे। सूरत और अहमदाबाद हब थे सूती कपड़ा बनाने के, हथकरघा उद्योग, ठीक है, फैक्ट्रियां नहीं होती थी, हथकरघा, ध्यान रखना। यहां से एक और कहानी समझ में आएगी, बहुत कम मात्रा में कश्मीरी शॉल भी ले जाते थे। सीधा सवाल पूछ दिया है आयात पर बेटा, शोरा या नमक सूरा जिसको बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, उसका भी यहां से व्यापार करते थे, ये ध्यान रखना है। सवाल पीवाईक्यूज में सीधा सीधा आपको मिल जाता है, उसमें कपड़ा और नमक सूरा और 3-4 चीजें दे देते हैं कि किस किस चीज का आयात करते थे। तंबाकू पुर्तगाली लाए, लाल मिर्च पुर्तगाली लाए, उसके अंदर ऑप्शन है, तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि पीवाईक्यूज एफआईक्यूज सब हमने कर लिया, तुमको एफआईयू का कांसेप्ट हमने दे दिया। शोरा क्यों ले जाते थे? बंदूक, बारूद, ये गोलियां और बम, जो हथगोले, उसके अंदर हथगोले नहीं, मतलब हथगोले तो हाथ फेंकने वाले गोले, हम यूपी बिहार वाले जो है ना,
मतलब निकल ही जाता है मुंह से, है ना, हथगोला निकल गया, हथगोला हाथ से फेंकने वाला होता है, वो तोपों के अंदर जो है लगाए जाने वाले गोले। तो बारूद का निर्माण करने के लिए शोरा जरूरी होता था। हम सब जानते हैं नील, पहले ये जो नील की खेती होती थी उसमें बाद में अंग्रेज आए। पहले भारत में नील का जो उत्पादन होता था वो नील खरीद के ये लेकर जाते थे और फिर आते थे काली मिर्च और मसाले लेने के लिए, ठीक है, काली मिर्च और मसाले लेने के लिए, ताकि बढ़िया अपने मीट को ये काफी दिन तक रखें और उसको प्रिजर्व कर दे, प्रिजर्वेटिव के तौर पर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज की वजह से मसाला लेके जाते थे। मसाला खाने की अंग्रेजों को आज तक तमीज नहीं आई है, मसाला तो हम ही खाते हैं। सवेरे मसालेदार भोजन प्राप्त करिए, दोपहर में भी मसालेदार भोजन प्राप्त करिए और रात में भी मसालेदार भोजन प्राप्त करिए। अब वो कहेंगे नहीं भाई, डाइटिशियन कहते हैं कि तेल और जो है मसाला कम खाओ। अब हमारे मसाला होता है, तेल होता है, हमको तेल भी खाना, मसाला भी खाना, घी भी खाना। अब पूरी दुनिया ज्ञान दे रही है कि नहीं देशी घी तो खाना चाहिए, ठीक है। और जो हम लोग कहते थे चुपड़ी रोटी खाओ, तब कहते थे अरे मोटे हो जाओगे, फैट हो जाएगा। अब पूरी दुनिया देसी घी के पीछे पागल है। रेशम, बंगाल और बिहार का टसर सिल्क, भागलपुर वाले जानते होंगे टसर सिल्क, बहुत महंगा बिकता था। अभी भी तुम जाओगे भागलपुर और आसपास के इलाकों में खूब टसर मिलेगा, टसर सिल्क मिलेगा। एक चीज आपको ध्यान रखना है, मलमल रेशम नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। और फिर हमने आपको बताया था कि पटना में जो अंग्रेजों ने फैक्ट्री बनाई, वो फैक्ट्री बनाई ही इसीलिए थी क्योंकि भैया अफीम वहां बहुत बढ़िया मिल जाता था। और बाद में तो अफीम का व्यापार चीन के साथ इन्होंने करने के लिए चीन में युद्ध लड़े। चीन में अंग्रेजों ने चीन से युद्ध इसलिए लड़े कि बेटा हम तुमको अफीम खिलाएंगे और तुम अगर अपने अफीम पर प्रतिबंध लगाओगे तो हम तुमसे युद्ध लड़ेंगे। ऐसे हैं अंग्रेज, ठीक है। फिर उसके बाद देख लो, ठीक, लाख, काठ, रेजिन, ये कुछ वन उत्पाद थे, ठीक है ना। तो वन उत्पाद, काठ, कुछ टिम्बर, ठीक है, खासतौर पर इनको ओक, टीक, ये सब बहुत बढ़िया लगते थे, वो लेकर के जाते थे। कुछ ऐसी चीजें जैसे हीरे वगैरह, ठीक है, लेके जाते थे। धातु, कुछ मूल्यवान वस्तुएं, ऐसी चीजें, हाथी दांत और धातु कर्म, ठीक है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है, पढ़ लेना है, कहानी की तरह से पढ़ा है इसलिए आपको बहुत समस्या नहीं होगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, अंग्रेज भारत में कुछ लाते भी थे हमेशा से। पहली चीज हमने बताया, चांदी और सोना लाते थे हमारा माल खरीदने के लिए। दूसरा लाते थे कुछ ऊनी वस्त्र, ऊनी कपड़े अंग्रेज पहले भी लाते थे। ध्यान रखना, यह सवाल आ सकता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चीज लाती थी, ले जाती थी कि बहुत लंबी लिस्ट है, लाती थी। और बाद में भैया अपने यहाँ के कुछ शौकीन लोगों ने कहा कि सुनते हैं यूरोप में शराब बहुत बढ़िया बनती है, तो थोड़ी शराब लिया करो, ठीक है, शीशा ले आया करो, कुछ छोटी मशीनें और हथियार, तो कुछ छोटी छोटी चीजें ईस्ट इंडिया कंपनी लाती भी थी। चल, अब हो गया आज का क्लास। आज का क्लास 1 मिनट की बात, जिन बच्चों की राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, रोज आपको रूल्ड बुक में, रूल्ड वाली कॉपी में, जैसे आप लोग बचपन में रूल्ड कॉपी पे लिखते थे ना हिंदी की, अब तो इंग्लिश की आप ले लीजिए, 3 लाइन वाली जो कॉपी आती है, उसके अंदर सुलेख करिए। रोज आधा पन्ना सुलेख करना है और कुछ नहीं करना। अगर आप बाद में नोट्स बनाते हो, ठीक है, तो जो जो इलाके जहां पे मैं कहता हूं पीपीटी से इसमें आपको नोट कर लेना, उस पर सुलेख ट्राई कर लो। अगर आपको 21वें दिन के बाद से अपनी राइटिंग में इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दे तो कहना कि सर बेकार फार्मूला था। अपने नोट्स बनाने में अगर नोट्स नहीं बना रहे हो